तो ओमनिशिएंट ट्रेडर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अब सिनेरियो को पार करने के बाद डोक्सा की टीम को वापस से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है सीउल डोम के अंदर और उन्हें कंग्रेचुलेट किया जाता है 10वें सिनेरियो को पार करने के लिए और उन्हें एक अचीवमेंट मिलती है द लिबरेटर ऑफ सीउल डोम और बताया जाता है कि अब वो सभी लोग सीउल डोम से भाग सकते थे और सभी ही लोग अपने सामने देखने के लिए इशारा कर रहे थे और वो सभी के सभी ऊपर आसमान में देखते हैं वो जो बड़ा सा डीमन कैसल था वो धीरे धीरे कर राख में बदल रहा था और लीजिए वापस आ रहे यो जंगुक से पूछती है कि आखिर डोक्सा जोशी का क्या होगा। क्या इस बात का और इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी जानता था और वो अपने मास्टर से बार बार इस बात के बारे में पूछ रही थी और वो पहली बार उसका नाम तक लेती है और उसे बताने के लिए कहती है जिस पे मुंह फेरता यो जंगुक कहता है कि डोक्सा के साथ जो हुआ है उसके बारे में मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पर अब कॉन्स्टेलेशन मंकी के एकदम खालीपन महसूस कर रहा था कि पीछे से छोटा गिलिंग रोता चिल्लाता है कि बड़े भैया डोक्सा ने कहा था कि वो बिल्कुल भी मरेंगे नहीं और वो पक्का जिंदा होकर वापस लौटेंगे। और यहाँ पर कॉन्स्टेलेशन अबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन एकदम उदासी से लेट रखा था। कॉन्स्टेलेशन ने गुस्से में अपना पेन तोड़ दिया था। गॉड ऑफ वाइन एंड एक्सटेसी बस सब इसमें देखता जा रहा था और कोरियन पेनिसुला के सभी कॉन्स्टेलेशन उस एक कॉन्स्टेलेशन की मौत का शोक बना रहे थे। कोरिया पेनिसुला के सभी वो कॉन्स्टेलेशन उस एक व्यक्ति के नाम को याद कर रहे थे और मनी मन यो जंगुक सोच रहा था कि ऐसा नहीं था कि कोई तरीका नहीं था। शायद अब अगर वो रिग्रेस होता था कि डोक्सा वापस आ सकता था पर वो बात है जो डोक्सा ने उसे बताई थी और उसे ख्याल आता है कि क्या होगा अगर रिग्रेस होने के बाद उसे कोई भी किम डोक्सा मिला ही नहीं था। और जैसा डोक्सा ने उसे बताया था कि यो जंगुक को ऐसा नहीं सोचना था कि कुछ बारी चीजें रिपीट करने से चीजें पहले से बेहतर हो जाएंगे। इसलिए यो जंगुक को ख्याल आता है कि अगर रिग्रेस होने के बाद उसे जो डोक्सा मिला वो इस वाले डोक्सा जैसा ना ही होगा तो। और वैसे ही वो याद करता है कि डोक्सा ने उसे बताया था कि जिस टर्न को यो जंगुक छोड़ने का सोच रहा था हो सकता था कि वो लोती एक टर्न हो जिसमें यो जंगुक इस दुनिया के अंत को एक इंसान के तौर पर देखेगा। और तभी वहाँ पर एक डोका भी प्रकट होता आता है और मजाक बनाता कहता है ओए 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 अभी तक तुम लोग यहाँ से जा क्यों नहीं रहे? तुम्हें तो सिस्टम का मैसेज भी मिल गया होगा। ओह अच्छा मैं समझा, सब के सब उसकी मौत का शोक मना रहे हैं। और जंगिफन पूछती है कि डोक्सा के साथ क्या हुआ था जिसपे वो डोका भी बताता है कि उसे सिनेरियो से एक्सपेल कर दिया गया था। और जंगिफन पूछती है कि क्या वो जिंदा था या मारा गया था पर वो डोका भी बताता है कि इस बात का आंसर वो भी नहीं जानता था पर एक बीइंग जो कि सिनेरियो से एक्सपेल हो चुका था वो सरवाइव कर ही नहीं सकता था चाहे वो कोई इनकारनेशन हो या फिर एक कॉन्स्टेलेशन भी। और इतनी ही बातों से बस पता थे जिससे उसके साथ ही बची हुई उम्मीदें भी खोने लगते हैं। और चुटकी मारता हुआ कहता है कि अब उन्हें फालतू चीजों के बारे में नहीं सोचना था और फोकस करना था अपने आगे के सिनेरियो के ऊपर क्योंकि वो अभी तक सीउल डोम से नहीं भागे थे। और उनके सामने स्टेटस विंडो पर उनका अगला रोल आ जाता है जो था कि सीउल डोम जल्दी बंद हो जाएगा और उन्हें आधे दिन में इस डोम से भागना था और भागने का रास्ता खुद ही मिल जाएगा और अगर वो टाइम लिमिट में वहां से नहीं निकले तो वो मारे जाएंगे। और नीचे ही जब जमीन में वो देखते हैं तो उन्हें वहां से निकलने के लिए लोकेशंस भी दिख रही थी और इसलिए वो पिन पॉइंट के सहारे चलते सामने की तरफ भागने लगते हैं। और चलते चलते ही रास्ते में उन्हें अपने सामने उनके बाकी साथी भी दिखते हैं, वही वो हैकर वाला लड़का और साथ में मन जवान जिसने डोक्सा की पहले मदद की थी। और फिर काफी लोगों को इकट्ठा कर वो उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ तक लोकेशन उनको लेकर आई थी। और उनके सामने एक अजीब सी बहुत बड़ी दीवार मौजूद थी जो कि शायद बैरियर था सीउल डोम से बाहर निकलने का। और वहीं पर हम देखते हैं हांस का जो कि यो जंगुक की तरफ देख रही थी और फिर वह गुस्से में उसे साफ बताती है उस मौके को ना गवाने के लिए जो किम डोक्सा ने यो जंगुक को दिया था। जिस बात को यो जंगुक भी अपने दिल में बिठा लेता है और पहली बार अच्छे से लीड करने का फैसला लेता। वो खुद से आगे बढ़ता हुआ अनाउंस करता है मैं अपने इस जिंदगी पे हार नहीं मानूंगा तो तुम सभी को भी अपनी जिंदगी पे हार नहीं माने और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और वैसे मुक्का कर वो उस दीवार को तोड़ देता है। और शायद इस जर्नी में ये वो शुरुआत है उस नए यो जंगुक के जो कि नोवेल वाले यो जंगुक से एकदम अलग होने वाला था। एक ऐसा यो जंगुक जो इंसान बनता जा रहा था। और तभी एक अंधेरे में अकेला किम डोक्सा भी आखिरकार जाग जाता है। और इस बात को नरेट करने वाला सिर्फ मैं नहीं था बल्कि ये बात फोर्टफुल बता रही थी। और हाँ अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी शब्द नरेशन के तौर पे मैं बोलूंगा वो काफी अब फोर्टफुल की तरफ से भी आएंगे। तब डोक्सा उठता है और फोर्टफुल की आवाज को सुनता है और सारी हड्डियां उसकी बॉडी में दर्द में थी जैसे वो कुचली जा चुके थे। उसकी स्किन एक लेदर जैसे लग रही थी। उसने देखा कि वो सीउल में था और डोक्सा को नोटिफिकेशन आता है कि इस वक्त वो एक्सपेल होकर सिनेरियो के बाहर वाले एरिया में था। और अब उठकर कोई भी कॉन्स्टेलेशन के मैसेज नहीं बल्कि सिर्फ सिस्टम और फोर्टफुल के मैसेजेस उसे आ रहे थे। और वो खुश होता सोचता है कि इस सिनेरियो के बाद सीउल ऐसा बन चुका था पर कम से कम उसके साथी तो भाग गए। पर किम डोक्सा खुश था पर थोड़ा अकेला भी। और वो अकेला किम डोक्सा कुछ करना चाहता था इसलिए उसने इस बत्ती मौत को चूज किया था। और अपने आसपास की जगह देखता यादें ताज़ा करता वो उन सभी एरियाज को देख रहा था जहाँ पर उसने
पहले अपने साथियों के साथ उन सिनेरियोस को किया था और इस फीलिंग से वो फिर से एक बार महसूस करता है कि वो वेज ऑफ सर्वाइवल का पार्ट बन चुका था। और फोर्टवॉल बताती है कि वो अपनी कहानी को जी रहा था, पर मूड खराब में डोक्सा कहता है कि फोर्टवॉल बातें तो बहुत ही टचिंग कर रहे थे, पर क्या वो यहीं पर रुक सकते थे, और आखिर वो कितनी देर तक उसे बोलते रहेंगे। जिस पे वो कहती है किम डोक्सा भड़क गया था बेचारी फोर्टवॉल के ऊपर, और कितना टाइम बीत गया था। किम डोक्सा जानना चाहता था पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था, पर डोक्सा से कह रहा था कि फोर्टवॉल भी तो आंसर कर सकते थे। और फिर वो सोचने लगता है अभी की सिचुएशन के बारे में कि वो सिर्फ सर्वाइव कर पाया था कॉन्स्टलेशन के स्टेटस की वजह से, पर उसने अपनी इनकारनेशन फॉर्म को पूरी तरह से गवा दिया था। और मेजॉरिटी ऑफ डोक्सा के जो फेबल्स थे वो इस वक्त डैमेज हो रखे थे, और दूसरे शब्दों में यहाँ पर कहा जाए था डोक्सा के पास इस वक्त मांस तक भी नहीं था, बल्कि जो शरीर उसका जोड़ा कर था वो इनकम्प्लीट फेबल्स के टुकड़ों से था। और नोटिफिकेशन भी आ रहे थे कि डोक्सा की फॉर्म बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी, और वो अपनी ओमनिशिएंट ट्विटर व्यू पॉइंट्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर वो इस एरिया में एक्टिवेट नहीं होते। न ही वो अपने इनकारनेशन से कांटेक्ट कर पा रहा था, और न ही चैनल के कोई सिस्टम को इस्तेमाल कर पा रहा था। यानी सच में वो इस जगह पर पूरी तरह से अकेला था। पर बीच में फिर से फोर्टवॉल बोल पड़ती है, जिस पे डोक्सा कहता है कि शायद वो अकेला तो नहीं था, और वो उससे पूछता है कि आखिर वो कितनी देर तक उसके ख्यालों को रिपीट करेगी। जिससे वो बताती है कि गधे किम डोक्सा को रियलाइज नहीं हो पाता कि आखिर फोर्टवॉल इतनी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर क्यों झेल रही थी। कि यहाँ डोक्सा उसे कहता है कि वो बातें भी कर पा रही थी, तो क्या वो उसे बता नहीं सकती थी कि वो थी क्या वो सच में बस एक स्किल थे। पर वो बताती है कि गधा किम डोक्सा हवा से ही पागलों की तरह अकेले बातें कर रहा था। सच में वो एक गधा किम डोक्सा था। जिस पे डोक्सा गुस्सा होता से कहता है चुप कर जाओ, क्या तुम चाहती हो कि मैं स्किल को बंद कर दूं। जिस पे फोर्टवॉल उसे एक बार फिर से पूछती है कि क्या वो सच में ये करना बंद कर दे। जिस पे डोक्सा को भी लगता है कि फोर्टवॉल अपने आप को इतना अच्छा एक्सप्रेस कर पाती थी, पर ज्यादा कर दिखावा करती थी ना करने का। और फिर डोक्सा से बता देता है अपना मुंह बंद रखने का, क्योंकि अभी वो परेशान नहीं होना चाहता। और फिर उसकी एक्सक्लूसिव स्किल फोर्टवॉल शांत हो जाती है, और उसके शांत होने के बाद ही डोक्सा को कुछ होने लगता है। अपना गला पकड़ा दर्द पे वो कहता है मैं सांस नहीं ले पा रहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी लंग्स को कोई खींच रहा है, जैसे अंदर से मुझे कोई निचोड़ रहा है। और स्टार स्ट्रीम जो थी वो कहानियों की दुनिया थी, यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शंस नहीं थे। चाहे इनकारनेशन चाहे कॉन्स्टलेशन हो, सभी जीव यहाँ कहानियों से जीते थे और कहानियों के जरिए एग्जिस्ट करते हैं। और फेबल के खत्म होने की रेट भी जल्दी बढ़ जाती है। और इस जगह पर जहाँ पर कहानी मौजूद नहीं थी, कुछ भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। और धीरे धीरे कर नोटिफिकेशन आ रहा था कि डोक्सा का अस्तित्व मिटना शुरू हो चुका था, और फिर अपनी मदद की पुकार मांगता। वो समझ आता है कि फोर्टवॉल इतनी बातें क्यों कर रही थी। वो लगातार बातें कर रही थी उसे डिस्ट्रैक्ट करते, उससे यहाँ पर सिर्फ जिंदा रखने के लिए, इस जगह से बचाने के लिए जहाँ पर कहानी एग्जिस्ट नहीं करते। इतने टाइम से अपने जरिए से फोर्टवॉल उससे एक कहानी बता रही थी, और फिर अपने आप ही फोर्टवॉल वापस एक्टिवेट हो जाती है। और वापस एक्टिवेट होते ही वो पहला शब्द जो कहती है वो थे कि किम डोक्सा एक बेवकूफ था। और सांसें लेता हुआ कहता है मैंने सिचुएशन को बहुत ही कम समझा, अगर यहाँ पर फोर्टवॉल नहीं आते यहाँ पर जिंदा रहना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। और फोर्टवॉल बताते हैं कि किम डोक्सा ने अपने आप में सोचा कि वो फोर्टवॉल के खिलाफ वापस से कभी भी नहीं बैसेगा। और वो पूछता है कि आखिर वो कितनी देर तक उसकी रक्षा कर सकती है, जिस पे वो बताती है कि ज्यादा देर तक नहीं। और वैसे हम देख भी पाते हैं प्लॉसिबिलिटी के तूफान से उसका शरीर मिटना शुरू हो चुका था। और बेशक ये बहुत ही अजीब बात थी, अगर फोर्टवॉल किसी तरह से प्लॉसिबिलिटी से भी डील कर पाती, क्योंकि इस स्केल पे हैंडल करने के लिए था उससे कुछ नेबुला जैसा चाहिए था। और तभी डोक्सा को अपने पीछे से एक अजीब सी शैडो से फिगर दिखाई देती है। वो अजीब से क्रिएचर जैसे दिख रहा था, और किम डोक्सा जानता था कि वो कौन थे। वो सिनेरियो क्लीनर्स थे। और उठते हुए किम डोक्सा ने सोचा कि क्योंकि यहाँ पर क्लीनर्स आ चुके थे, यानी इस सिनेरियो एरिया में एक बहुत ज्यादा क्लीनिंग शुरू हो चुकी थी, तो यानी डेमन ऑफ होराइजन भी यहाँ पर जल्दी आएगा। और फोर्टवॉल की बात सुनकर डोक्सा कहता है कि उन्हें मिलने से पहले उससे जाकर कुछ ढूंढना था। और फिर सिविल के एरिया में भटकता हुआ वो उसी ट्रेन के अंदर जाकर एंटर करता है, जो कि मोस्ट लाइकली हमने शायद सबसे पहले सिनेरियो में देखी थी। और अंदर आने के बाद ही एक डब्बे को खोलकर वो अपने सामने पाता है एक बॉक्स को, जिसके ऊपर एक टेक्स्ट लिख रखा था, जो कि पक्का बिया की तरफ से था। और उसने बताया था कि वो किम डोक्सा पर यकीन रखता है, और वो इस चीज को यहीं पर रखकर जा रहा था। और वो उसका शुक्रिया करता है हर पल उसके चैनल का इनकारनेशन बनने के लिए, और वो उम्मीद करता है कि डोक्सा जिंदा ही होगा। और फिर उस डब्बे से एक आइटम को निकालता है, जो थी अनब्रोकन फेथ। और उसके बाद ही जो दूसरी आइटम उसे मिलती है वो थी डोका भी एग। यह वो वही बड़ी शिन यूसिंग वाला एग था, और वो इसी डोका भी एग के अंदर थे। और फिर वो जाकर एक जगह पर बैठ जाता है और बताता है कि जो उसने
नारियों को कहा था उसे सब कुछ मिल गया था और अब उसे बस इस जगह पर वेट करना था। और वैसे ही उसे अपने सामने से रोशनी दिखाई देती है क्योंकि एक लैंटर्न पकड़े एक अजीब सी फिगर उसकी तरफ बढ़ रही थी और हम देखते हैं उस फिगर के गाल पे एक अजीब सा सैक में रखा था जो कि गोटियों जैसा था। और फिर वो अजीब सा व्यक्ति अपने सामने डोक्सा को देखता पूछता है, क्या तुम डेमन किंग ऑफ सल्वेशन हो? और उसे देखता हुआ डोक्सा कह रहा था कि ये वो डेमंस थे जो स्टोरी होराइजन में जीते थे और इन्हें डेमंस कहा तो जाता था, पर ये ना ही कोई डेमन किंग्स और ना ही किसी डेमन स्पीशीज के पार्ट थे। ये वो बींग्स थे जो स्टोरी को चाहते थे जितना डोका बीस चाहते थे, और जितना ये स्टोरी को चाहते थे उतने ही बराबर की बढ़कर ये डोका बीस से नफरत करते थे। और अगर तुम इस सिनेरियो से बाहर निकाला चाहता है तो एक ही चीज का तुम अच्छे से इंतजार कर सकते हो, वो ये चीज थी कि वो डीमन ऑफ होराइजन तुम पर तरस खा ले और उसके सामने अब वही डीमन मौजूद था। पर भाई सवाल मेरा ये था कि इसके मुंह में ये थैला के लटक रखा था और तभी वो अपनी ग्रेट डीमन आइज का डोक्सा के ऊपर इस्तेमाल करता है, पर उसकी आंखों का भी डोक्सा के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। और वो उससे पूछता है कि वो डोक्सा की जानकारी अपनी नजरों से भी नहीं देख पा रहा था, जिस पर डोक्सा बताता है कि प्रॉफिट भी उसकी जानकारी को नहीं पढ़ सकते थे। और वो उसे कहता है कि वो होराइजन का डीमन समझने में कुछ स्लो नहीं था, बिल्कुल विनी मैन से उल्टा। और फिर वो डीमन पूछता है कि क्या डोक्सा को पता था कि वो आएगा, जिस पे हाँ करता है। डोक्सा उस अंडे को दिखाता कहता है, तो बताओ क्या तुम इस अंडे को यहाँ पर लेने के लिए आए थे? और उसे देखने के बाद ही उस डीमन की आंखें चमक पड़ती है और वो डोक्सा को बताता है कि ये आत्मा उसकी थी और उसके पैरेलल वर्जन्स थे। इस आत्मा को यहाँ तक भेजा था और वो इस आत्मा की ओनरशिप रखता था। पर मजे से डोक्सा बताता है कि वो उसकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा था, जिस पे वो डीमन कहता है कि वो सोच रहा था कि अंडरवर्ल्ड से ये आत्मा कहाँ पर गई थी, पर डोक्सा ही था जिसने उसे चुराया था। पर ये अभी भी इतना लेट नहीं हुआ था, इसलिए वो उससे उस आत्मा को वापस मांग रहा था। पर डोक्सा बताता है, माफ करना, तुमने क्या कहा, वापस कर दो। क्या स्टार स्ट्रीम के अंदर कोई लॉस्ट एंड फाउंड पॉलिसी मौजूद था और इस अंडे के अंदर इस वक्त 41st राउंड की शिन यूसिंग मौजूद थे और उसके सामने ये जो वीनी मैन मौजूद था उससे ने शिन यूसिंग की आत्मा को डिजास्टर बनाकर इस डिमेंशन के अंदर भेजा था और अब हमें से विनी मैन ही बुलाते हैं। और वो विनी मैन कहता है कि क्या डोक्सा उसके साथ गेम्स खेलना चाहता था, जैसे डोक्सा से हर सताता कहता है, चलो थोड़ा सा जान ही लेते हैं कि वो खुद से क्या कहना चाहती है। यूसिंग ये विनी मैन कहता है कि ये तुम्हारा मास्टर है, तो बताओ तुम्हें इस बात के बारे में क्या लगता है, क्या ये सच कह रहा है? ओह अच्छा ये नहीं है, समझ गया। तो फिर मुझे बताओ तुम किससे बिलोंग करती हो? कि जब वो विनी मैन उसे चिल्लाता है डोक्सा मुस्कुराता उसे बताता है, बिल्कुल सही कहा, जिस तरह कोई भी एक कहानी का मास्टर नहीं बन सकता, एक आत्मा किसी के भी हक में नहीं आ सकते। जिस पे वो विनी मैन मुस्कुराता कहता है, मजेदार है डीमन किंग ऑफ सल्वेशन, तो बताओ क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर समझौता करना चाहते हो? जिस पे डोक्सा हाँ कहता है तो वो विनी मैन बताता है कि उन्होंने भी उसकी अचीवमेंट्स के बारे में बहुत सुना था, पर अगर वो समझौता करना चाहता था तो उससे पहले वो अंडा उसे देना होगा। जिस पर डोक्सा साफ मना करता है क्योंकि इसके अंदर के बच्चे की उसे जरूरत है। और वो विनी मैन बताने लगा था कि डोक्सा को उस अंडे की वैल्यू नहीं पता थी, पर डोक्सा मना करता बताता है, नहीं मैं इसकी वैल्यू पूरी तरह से जानता हूँ। इस अंडे से जो बिंग पैदा होगा वो एक चैनल को बना सकता है। इसका मतलब है मैं अपने खुद की स्टार स्ट्रीम को ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ ब्यूरो के बाहर के हक से। दूसरे शब्दों में कहा जाए इस अंडे के अंदर पोटेंशियल है काफी सारी कहानियों को जन्म देने का, और यही वो वजह नहीं थे जिसके लिए तुम भी इस अंडे को चाहते हो। और वो विनी मैन पूछता है कि क्या डोक्सा स्टार स्ट्रीम के खिलाफ जाना चाहता था, जिस पे वो बताता है कि इससे खिलाफ कहा भी जा सकता था क्योंकि किसे पता कि क्या इस ब्यूरो का पूरी स्टार स्ट्रीम की इंटायरिटी कहा भी जा सकता था या नहीं। पर वो विनी मैन बताता है कि कभी कभार थोड़ा सा हिस्सा ही उसके पूरे वजूद से अलग नहीं होता। जिस पर फिर डोक्सा बताता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो एक विनी मैन को कहनी चाहिए, पर ठीक है अगर तुम इसी बात का जवाब चाहते हो तो मैं उन हराम को डोका भी इसकी दुनिया को तबाह कर डालूंगा। और डोक्सा के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद ही उस विनी मैन की मुस्कुराहट एक बहुत ही ज्यादा डिमोनिक फैल जाती है, जिससे थोड़ा पता भी लगता है कि उसे डीमन ऑफ होराइजन क्यों कहा जाता था। और ये जो ऐसी जगह पर ऑपरेट करते थे जो डोका भी चैनल्स के के पार्ट है, वो स्टार स्ट्रीम के अंदर एक तरह का ब्लैक मार्केटर का रोल लेते थे। और वो डोक्सा को बताता है कि उसने दो चीजें मांगी थी, पहला था सिनेरियो में वापस जाना और दूसरा था एक नई इनकारनेशन फॉर्म पाना। और यहाँ पर जो विनी मैन थे वो बाहर निकाले गए लोगों को एक प्राइस लेकर वापिस से नहीं भेजते थे, पर इनके पास ऐसे यूनिक आइटम्स भी होते थे जिन्हें चैनल के अंदर पाया नहीं जा सकता था, पर बेशक उन आइटम्स के प्राइस बहुत ही ज्यादा थे। और वो विनी मैन मुस्कुराता कहता है कि वो डोक्सा की दोनों चीजों में मदद कर सकता है, पर उससे पहले वो अंडा उसे पकड़ाना होगा। पर डोक्सा
बात पर साफ साफ उसे मना करता है, जिस पे वो विनी मैन भी मना कर देता है, जिससे परेशान डॉक्सा कह रहा था कि ये अंडा सिर्फ उसी को बिलोंग करता था, अगर वो उसे ले भी जाते थे तो फिर भी वो सिर्फ उसी की बात सुनेंगे। जिस पे वो विनी मैन पूछता है कि क्या ये अंडा ग्रो हुआ था डोक्सा की कहानी को खाकर, और डोक्सा के हाँ कहने पे ही वो कहता है कि वो एक डोकाबी को एक फेबल के साथ मिक्स कर गया, कितना डिस्गस्टिंग था वो डोक्सा को कहता है, पर उसका मुंह बंद करता ही डोक्सा उसके सामने प्रकट कर लाता है अपनी फेबल की लिस्ट को, जिनमें से वो चूज कर सकता था। और डोक्सा के फेबल्स को देखकर वो तक भी एकदम हैरान हो गया था, और वो पूछता है कि क्या उसे सिर्फ एक ही चूज करना होगा, जिस पर बेशक डोक्सा हाँ कहता है तो वो सीधा चूज करता है आउटर गोड वाला, पर बेशक डोक्सा उस पे मना कर देता है, क्या तुम्हें शर्म वरम नहीं है, ये मेरे पास लोटा सबहिमत ग्रेट का फेबल है, जिस पे फिर वो चूज करता है किंग ऑफ द किंगलेस वर्ल्ड का, ये मेरे जन्म का फेबल है, हो ही नहीं सकता मैं तुम्हें ये दे दूं। फिर वो चूज करता है डीमन किंग ऑफ सल्वेशन, मैं इससे कॉन्स्टलेशन बना था, अगर तुम मेरी जगह होता है क्या तुम ये देते हैं, जिस पे आखिर में फिर वो कहता है कि वो वन वो कन्फ्रेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला लेगा, पर डोक्सा मना करता बताता है कि उसे ये भी बाद में इस्तेमाल करना था, और वो पूछता है कि फिर डोक्सा से कौन सा फेबल देगा, जिस पे वो बताता है कि वो उसे सीलर टंग लाइंस देगा, पर वो मना करता है ये कहकर उसे वो चाहिए नहीं। और फिर डोक्सा बग्स लेटर कहता है तो, और मनाता बताता है कि वो उसे दोनों ही दे देगा, और बाद में कुछ और हिस्टोरिकल ग्रेड के फेबल्स दे देगा। मैं साफ समझ सकता हमरा कि तुम मेरे साथ कोई भी सौदा नहीं करना चाहते, शायद इससे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, यहाँ पर बियंग जैसा बेवकूफ नहीं है। और फिर वो डोक्सा को बताता है कि न जाने वो अभी तक कैसे टिक रखा था, पर उसका टाइम भी खत्म हो रहा था। और वोटफॉल भी बताती है कि गधा किम डोक्सा सोचता है कि आखिर उसे कौन सा फेबल उसे देना चाहिए, और तभी एक फेबल उसकी नजर में आता है, एक लेजेंडरी ग्रेड का, जो उसके कोई काम का तो नहीं था, पर उस विनी मैन के लिए बहुत ही मजेदार था। और फिर वो उस फेबल की उसे फुटेज दिखाता है, जिसे देखने के बाद वो विनी मैन जोर जोर से दांत फाड़कर हंसने लगता है, और बताता है कि ये एकदम बढ़िया था, और वो इस फेबल को लेगा क्योंकि ये वो फेबल था जिसमें डोक्सा ने उस पोल डोकाबी को कूटा था। वो फेबल वन वू शोड कंटेम्प्ट फॉर स्टीमर, और ये फेबल विनी मैन के लिए सबसे मजेदार था क्योंकि उन्हें डोकाबी से नफरत थी। पर फिर वो डोक्सा को बताता है कि उसके फेबल के बदले वो सिर्फ उसकी एक ही चीज में मदद कर सकता था, वो था इनकारनेशन फॉर्म लेने में, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन बुरी थी। जो कांड डोक्सा ने किए थे, कोरियन पेनिनसुला के बियरू और नेबुला पूरे ही अलर्ट में थे, इसलिए धरती के सिनेरियो के सारे रास्ते इस वक्त मोस्टली ब्लॉक हो रखे थे। अगर डोक्सा यहाँ पर बड़ा प्राइस भी देता है, ये काम फिर भी नामुमकिन था, पर डोक्सा बताता है कि उसे सिनेरियो में कुछ भी करके जाना होगा, और वो चीज इनकारनेशन फॉर्म लेने से भी ज्यादा जरूरी थी, और चाहे वो धरती ही क्यों ना हो, क्या वो बाकी सिनेरियोस में पार्ट ले सकता था, जिस पे विनी मैन बता रहा था इस पे बहुत ही ज्यादा प्लॉसिबिलिटी लगेगी और इसका प्राइस बहुत ही महंगा होगा। पर डोक्सा से बताता है ये फेबल उससे भी ज्यादा रेयर है जितना तुम सोच रहे हो। आखिर कौन सी दुनिया में तुम्हें एक इनकारनेशन मिलेगा जैसे एक फेबल मिलेगा डोकाबी को कूटने के बाद, जरा सोच के देखो जब तुम इसे अपने दोस्तों को दिखाओगे तो। और इस वक्त वो जिस थैली को पकड़ा हुआ था वो एक्चुअली में विनी मैन की स्टोरेज के तौर पे काम करती थी। और फिर वो विनी मैन बताता है कि यहाँ पर एक जगह थी जहाँ पर डोक्सा जा सकता था, और वो जगह थी डेमन रियम, और वो जगह थी 73 डेमन रियम, एक जगह जहाँ पर कोई भी रोलिंग डेमन किंग नहीं था, और वो जगह थी जहाँ पर ड्रॉप और सिनेरियो के बहुत ही टाइम से इकट्ठा हो रखे थे, पर कम से कम वो उसे सिनेरियो में तो बेच रहा था। पर मना करता विनी मैन बताता है कि वो उसे सिर्फ 73 डेमन रियम में ही बेच सकता है, पर बदले में वो उसे एक इन्फॉर्मेशन देगा, और डोक्सा अगर उस जानकारी को अच्छे से इस्तेमाल करेगा तो वो किसी तरह से इनकारनेशन की फॉर्म भी पा पाएगा और सिनेरियो में भी वापस लौट पाएगा। और वैसे ही उसके सामने वो पोर्टल खोलकर वो डोक्सा को फटाफट अंदर जाने के लिए कहता है क्योंकि इसकी टाइम लिमिट बहुत ही कम थी। और वैसे ही डोक्सा उसके अंदर की ओर खींचता चला जाता है और नोटिफिकेशन आता है कि स्टार स्ट्रीम ने उसके एग्जिस्टेंस को इग्नोर किया था, और डोक्सा पहुंच चुका था उस एरिया पे जो कि सिनेरियो के ही नजदीक था। और उस जगह पर आकर वो सीधा जमीन पर पटकता गिरता है, और उसका एग्जिस्टेंस अभी टूट रहा था, और फेबल भी डैमेज हो रखा था, और उसे जल्द ही एक इनकारनेशन फॉर्म की जरूरत थी, जिसमें डोक्सा भी उठकर बताता है कि अपने घावों को ठीक करने के लिए उसे जल्दी कुछ करना होगा। और तभी उस डेमन ऑफ होराइजन की आवाज उसे सुनाई देती है, जो उसे बता रहा था कि डोक्सा भी उस जगह पर होगा जो था 73 डेमन रियम, और वो जगह थी सिनेरियो होराइजन, वो जगह जहाँ पर सिनेरियो के जो वेस्ट थे जिन्हें सिनेरियो से डोक्सा की तरफ बाहर निकाल दिया गया था, क्लीनर्स द्वारा साफ कर यहाँ पर इकट्ठा होता था। और डोक्सा चिल्लाता हुआ बताता है कि ये जगह तो एक कूड़ेदान था, और डेमन ऑफ होराइजन बताता है कि इस जगह पर डोक्सा एक इनकारनेशन की फॉर्म को ढूंढ पाएगा जिसे वो कुछ इस्तेमाल कर सकता है। बेशक इतना सिर्फ तभी था अगर उसे कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स मिलते हैं तो, बट पहले उसके काम की बात नहीं थी कि डोक्सा उन कंपोनेंट्स को कैसे ढूंढ पाता है। और अब होराइजन की ब्लेसिंग देखकर वो चुपचाप चला जाता है, और अब डोक्सा अकेला होकर पहले निराश होने वाला था, पर फिर वो अपने आप को शांत करता है और फोर्टफॉल बताती है। डोक्सा की कंफ्यूज आंखें शांति से बंद होती है, और उसका बेवकूफ बड़पोला
मुंह भी बंद हो जाता है और उसके बाद ही किम डोक्सा अपने कपड़ों को सेटल करता है और उन्हें एडजस्ट करने के बाद बोलता है, हाँ यह काम मुश्किल था और वो विनी मैन भी चला गया होगा, पर पोर्टफल बताती है किम डोक्सा की एक्टिंग एकदम घटिया थी। सच में मुंह बंद रखो अपना। पर ये उसने मजाक में कहा था, अगर वो सच में मुंह बंद करती तो डोक्सा मारा जाता। और फिर पोर्टफल बताती रहती है कि किम डोक्सा का गोल भी इसी जगह पर आना था ताकि वो उन चीजों को पा पाए जितनी चाहे उतनी जानकारी को छुपा कर। तो इतनी लेवल की एक्टिंग तो जरूरी थी, यानी वो एक तरह से एक्ट भी कर रहा था डेमन ऑफ राइजन को ये दिखाने के लिए कि ये जगह उसके प्लान के अंडर नहीं थी, पर वो बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा था और उसे नोटिफिकेशन आ रहा था कि उसका बर्थ फेबल टूट रहा था। और यो जंग की 111 टन में जहाँ पर वो आया था अपनी फोर्सेस को बिल्ड करने के लिए, जब उसे सिनेरियो से बाहर निकाल दिया गया था और इस कचरे के मैदान में ही यो जंग को एक नई बॉडी को प्राप्त कर पाया था। पर आसपास देखकर डोक्सा को कोई भी ऐसे फेबल्स नहीं मिल रहे थे जो उसके इनकार्नेशन फॉर्म का काम कर पाए। और तभी वो एक एट्रीब्यूट के इफेक्ट को एक्टिवेट करता है और उसकी आंखें अचानक ही एकदम गोल्डन सी चमक उठती हैं। और ये एट्रीब्यूट था लामाक जिराफ। और ये एवोल्यूशनरी एट्रीब्यूट उसने बीएंग से खरीदा था उसे 3 लाख कोइंस को देकर। और इस एट्रीब्यूट की प्रिविलेज थी कि वो एक व्यक्ति की बॉडी को जोड़ने के लिए टूटे फेबल्स को ऑब्जर्व कर लेता था। और वैसे ही उस जगह के एरिया को सर्च करके उसे अपने सामने 3 फेबल फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। और सबसे पहले वो एक चीज को उठाता है जो कि अंदरूनी शरीर का ऑर्गन सा था। और यहाँ पर वो अपने काम भी शुरू हो रखा था कि धरती पर वापस हम देखते हैं जंग गिवन के घर के बाहर बहुत सी भीड़ लग रखी थी और वो मीडिया के लोगों से दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे क्योंकि वो उसका इंटरव्यू करना चाहते थे। पर इस चीज से अंदर जंग गिवन बहुत ही परेशान थी क्योंकि इनकी वजह से वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी और अपने मन में ही वो सोच रही थी कि उन्हें हफ्ता हो चुका था सिउल डोम से भागे हुए। और उस टाइम के दौरान काफी चीजें हो चुकी थी। उन्हें योंगी एरिया में घर मिले गए थे गवर्नमेंट की मदद की वजह से और उन्हें उनकी इंस्टीट्यूट पे ले जाया गया था ताकि वो उनके कुछ क्वेश्चंस का जवाब दे पाए। और जंग गिवन से ऐसे सवाल पूछे गए थे कि आखिर सिउल डोम के अंदर क्या हुआ था और क्या इंटरनेट पे चल रहे वो रूमर सच्चे थे। क्योंकि एक्चुअली में अभी तक जितने भी सिनेरियोस चल रहे थे वो हर एक कंट्री के सिर्फ मेजर सिटी से ही शुरू हुए थे, यानी अभी तक सब कुछ सिउल डोम के अंदर हुआ था और हर एक कंट्री की अपनी अपनी मेजर सिटी के अंदर। और बाहर के लोग अभी तक अंदर की इतनी जानकारी नहीं ले पाए थे, इसलिए यहाँ पर जंग गिवन का तगड़ा इंटरव्यू चल रहा था। और इसलिए वो लोग पूछ रहे थे कि आखिर कॉन्स्टलेशंस और सिनेरियो आखिर थे क्या। और उसने उस सभी जवाब का आंसर दिया था, पर वो बार बार घुमा के एक क्वेश्चन पूछते रहते थे जिससे वो इरिटेटेड थे। और उसके सामने गवर्नमेंट के लोग, लकी पार्लियामेंट के मेंबर्स इस सिचुएशन की गहराई को समझ नहीं पा रहे थे और उन्हें अभी भी लगता था कि स्टेट का सिस्टम उनकी मदद करेगा और यहाँ बाद में जाकर कुछ काम करेगा। पर जंग गिवन जानती थी जब वो सिनेरियोस यहाँ तक पहुँचेंगे उन्हीं जैसे लोगों की सबसे ज्यादा वाट लगेगी। इसलिए इन पुराने युग में जीते हुए उन गवर्नमेंट के लोग को वो सिर्फ एक चीज कहती है कि उन्हें अपने कपड़े बदलने चाहिए क्योंकि भागने के लिए ये कपड़े एकदम अच्छे नहीं थे। और यहाँ वापस प्रेजेंट में जी अंदर आती है और हीवन के पूछने पर बताती है कि योसांगा इस वक्त बच्चों के साथ कमरे में थी क्योंकि डोक्सा के जाने के बाद बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा था। और ह्योंगसुक से भी कोई खबर नहीं आई थी क्योंकि वापस आने के पहले दिन ही आर्मी ने उसे बुला लिया था। और वो बताती है कि ह्योंगसुक बेवकूफ है क्योंकि उसकी जगह अगर वो होती तो वो वापस क्यों जाती, आखिर इस दुनिया में आर्मी का पॉइंट क्या था। पर जंग गिवन पूरा मतलब समझती थी कि बच्चों की तरह ह्योंगसुक भी आर्मी में एक तरह से छुप रहा था डोक्सा के जाने के बाद कंफर्ट को ढूंढने के लिए। पर 3 दिन बाद नरक फिर से शुरू होने वाला था। अगला सिनेरियो जल्दी 3 दिन बाद आने वाला था। कुछ ऐसी चीज फिर से आएगी जो दुनिया को फिर से बदल देगी। और जंग गिवन का नोटिफिकेशन आते हैं कि वो उसके स्पॉन्सर की कॉल को रिस्पॉन्ड कर सकती थी और उस पर्सनल ट्रायल्स को ले सकती थी जो यूरियल उसे देगी। और ये पर्सनल ट्रायल्स एक तरह के हिडन सिनेरियो जैसे होंगे जो मेन सिनेरियो को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अगर ये मेन सिनेरियो के स्पेसिफिक कोई मिशन के साथ जुड़ते हैं तो। और सिनेरियो का सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल रहेगा 25th मेन सिनेरियो तक। क्या लीजिए बताती है कि मास्टर ने कहा था कि अभी कुछ बड़ा नहीं होने वाला तो ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं थी। और उसका मास्टर भी जा चुका था किम डोक्सा शब्दों को बार बार रिपीट करते हुए, पर उसे पता नहीं था कि वो कहाँ गया। और उसका मास्टर हमेशा से कहता तो रहता था कि वही होगा जो किम डोक्सा को मारेगा। और अब जब उसने ये कर दिया था तो उसका ये हाल था। और हान सेंग भी सुबह सुबह जा चुकी थी ये बताकर कि वो गवर्नमेंट के एजेंट से बात करेगी। और उसने ये भी कहा था कि वो अपने कर्मों का फल भुगतने जा रही थी। और तभी जंग गिवन को याद आता है कि डोक्सा ने उसे बताया था कि अगर किसी दिन उसे कुछ भी होता है तो उन्हें हान सेंग के साथ रहकर हर एक चीज को अंजाम देना था। और फिर वो वहाँ से बाहर जाने लगती है कि कमरे का दरवाजा खोलकर ही मीडिया उसे घेर लेती है। और वो मीडिया वाले उसे हर एक तरह के इधर उधर टेढ़े मेढ़े सवाल पूछने लगते हैं। और वो बैनर्स वगैरह देखती है जहाँ पर उसे एक हीरो बताया जा रहा था जज ऑफ पर्सिंग जंग गिवन नाम के टाइटल से। पर वो जानते थे कि वो कोई हीरो नहीं थे, इसलिए एकदम इरिटेट हुई वो बताती है कि वो कोई हीरो नहीं थे, वो नेशनल टीम की कैंडिडेट तक भी नहीं थे। और इस तबाही के आने से पहले वो कैंडो में भी बढ़िया नहीं थे, वो बस एक घिसे पिटे बार में एक बारटेंडर थे। और कॉन्स्टलेशन बोल्ड जर्नल ऑफ जस्टिस उसे निराशा की आंखों से देख रहा था। और हेवन उनसे पूछती है कि क्या वो सभी लोग जानते थे कि किम डोक्सा कौन था। और ये नाम को सुनकर ही वन नाइट मैट्रिया को किसी की
याद आ जाती है और सभी लोग बताने लगते हैं कि उन्होंने उसका नाम वगैरह तो सुन रखा था और ये किम डोक्सा सर्वाइवर्स के लिस्ट में भी नहीं था, तो वो उनके साथ वापस क्यों नहीं आया। जिसपे चिड़ी हुई वो सोच रही थी कि बेशक इन लोगों को उसका नाम थोड़ी ना पता होगा, उन सभी को बस हैरानी होगी कि वो जिंदा कैसे बच गए, क्योंकि उन्हें बस कहानियों में एंटरटेनमेंट चाहिए था और उससे परवाह नहीं थी कि वो क्या करते थे। पर यहाँ पर सिर्फ एक विश थी जो वो चाहती थी, इसलिए वो सभी को बताती है कि वो अपनी वजह से नहीं बच पाए थे। ये सब कुछ एक आदमी की वजह से था और वो जो आदमी था वो पक्का वापस आएगा। और वैसे ही हम डोक्सा को देख भी पाते हैं जो वापस आने की राह पर ही लग रखा था। थैंक यू जंगेवान मेरी तरफ से। और यहाँ हमारा डोक्सा खुद से ही फोर्थ वॉल बनता कह रहा था। फोर्थ वॉल ने कहा यह जगह कहाँ पे है, जिसके बाद किम डोक्सा ने सोचा मैं सामान को उठा लेता हूँ, पर फोर्थ वॉल उसे गालियां देती कहती है कि पागल किम डोक्सा, उसे कॉपी करना बंद करे। और साथ ही अब फोर्थ वॉल को नींद भी आने लगी थी कि डोक्सा परेशान था कि इतने दिन कचरे में चलने के बाद कोई भी एक दीवार से तो बात करना ही चाहेगा। और डोक्सा फोर्थ वॉल को चुपचाप मुंह चलाने को कहता है, क्योंकि जब फोर्थ वॉल बात करती थी उसका चलना आसान होता था, पर अभी तक चीजें कुछ भी काम नहीं कर रही थी। जो लमाक जिराफ की मदद से उसने फ्रैगमेंट्स इकट्ठा किए थे वो था एक यंग गोल्ड ड्रैगन का ब्रोकन हार्ट और एक बेचारे स्वॉर्ड मास्टर का राइट आर्म। और ओरिजिनल नाम द्वारा ऐसा यंग गोल्ड ड्रैगन का जो दिल था वो एक आउटर गोड द्वारा पाड़ा गया था। और यहाँ पर जो डोक्सा की स्किल थे उसने उस पार्ट को कॉपी नहीं किया था जहाँ पर बताया गया था कि उसके ब्रोकन हार्ट को आउटर गोड द्वारा पाड़ दिया गया था। और यही तो लमाक जिराफ की एडवांटेज थी, क्योंकि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में लमाक की थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज कोर आइडिया के तौर पे एक्नॉलेज नहीं की गई थी, तो उसकी जो ये स्किल थे वो बाकी एवोल्यूशन टाइप एट्रीब्यूट्स के मुताबिक अब्जॉर्प्शन में थोड़ी सी कमजोर थे, पर बदले में ये कोई भी फेबल की वीकनेस को अब्जॉर्ब नहीं करते थे। इसलिए डोक्सा बिना फेबल की वीकनेस से अपनी बॉडी को रिपेयर कर रहा था। और क्योंकि उसे थोड़े फ्रैगमेंट्स मिल गए थे इसलिए उसके एग्जिस्टेंस का टूटना थोड़ा लेट हो गया था। और पहले तो उसे ठंड लग रही थी, पर अचानक उसे महसूस होता है जैसे उसे थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही थी और नोटिफिकेशन आता है कि कोई डोक्सा की बात कर रहा था और प्लैनेट अर्थ पे डोक्सा का फेबल तैयार हो रहा था। और इसी टाइम में ही तो जंग इवन उसकी बात कर रही थी। जो सोचता डोक्सा भी कहता है आखिर मेरी बात कौन करेगा, ये यो जंग तो नहीं होगा। लेयन संग जंग हेवन शेन यो सियांग मैं नहीं जानता। अजीब लगता है ये सोचकर कि बिना मेरी मौजूदगी के कोई मेरी बात कर रहा है, किसी से अभी तक याद रहा था। और तभी डोक्सा को याद आता है कि पीस लैंड में उसका लेजेंड तैयार हुआ था किम डोगेसा नाम से, और वो उम्मीद कर रहा था कि वो लोग उसका नाम तो कम से कम सही रखें। और जो भी हो अब पहला कार्य जो उसे करना था वो था डेमन रैम के सिनेरियो को प्राप्त करना। और वो 111th टर्न के योजुंगो के रास्ते को ही फॉलो कर रहा था। और योजुंगो के टर्न में काफी कुछ घटा था और उसकी याद के मुताबिक वेज ऑफ सर्वाइवल का जो ऑथर था जो थोड़े टाइम के लिए बुरे टाइम से चल रहा था, और उसने एडवाइस के तौर पे काफी सारे कमेंट्स लिखे थे। और डोक्सा को नहीं पता था कि यही वो वजह थी, पर अचानक से ही एक नया कैरेक्टर कहानी में आ गया था और स्टोरी का जो व्यू पॉइंट था वो बदल गया था। और तभी शिन यूसिंग वाला आया कुछ रिएक्शन दे रहा था जिसपे डोक्सा भी उसे प्यार देता कहता है हाँ क्या हुआ मेरी क्यूटी, पर जो भी हो मैं इसे बार बार क्यूटी नहीं बुला सकता और ना ही मैं इसे भी शिन यूसिंग बुला सकता हूँ, तो आखिर मुझे इसे क्या नाम देना चाहिए। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और पीछे जाकर जब वो देख रहा था वहाँ पर वो पाता है अजीब से क्रिएचर्स को जो कि गोब्लिन्स जैसे दिख रहे थे, पर डोक्सा के मानने से वो रिमूवल स्लेव्स थे। वो बींग्स जो फेबल फ्रैगमेंट्स को कलेक्ट कर उसे हराइजन के पास वाली जगह पर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और ये सब कुछ होता था डेमन रैम की गवर्नमेंट के रूल के अंडर। और किम डोक्सा को तब लगा अगर ये स्लेव्स यहाँ पर थे तो पास में एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होगा, यानी एक तरह की डेमन रैम की सिटीज की तरह। और ये वो जगह थी जहाँ पर वो फैक्ट्री भी मौजूद थी जिसका इस्तेमाल होता था टूटे फेबल्स को एनर्जी में क्रिएट करने के लिए। और यहाँ के आसपास का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो था सिसविट्स, और वहीं पर वो सिसविट्स इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का वो सुपरवाइजर भी देख पा रहा था जो कि सभी को ऑर्डर दे रहा था। और तभी अचानक ही उसके सामने एक स्लेव अचानक आ जाता है जिसकी वजह से डोक्सा का एट्रीब्यूट डेमन किंग कैंडिडेट एक्टिवेट हो जाता है। और तब ये अचानक ही अपने उस एट्रीब्यूट की वजह से वो उस डेमन की आवाज सुन पा रहा था जो कह रहा था कि वो रुकना चाहता था। और वो एकदम रोता हुआ डोक्सा को उसे मारने के लिए कह रहा था। और ये वो बींग्स थे जिन्होंने अपने फेबल्स को गवा दिया था, तो उसके बाद वो ऐसे बन जाते थे ये किसी को याद नहीं रखते थे, ना ही इन्हें कोई याद रखता था। और किम डोक्सा तभी अपना फैसला लेता है और उस डेमन पर तरस खा उसे मार देता है। और फिर वहीं से फटे हुए कपड़े डालकर वो उसी का कलेक्ट किया गया सामान लेकर और अपनी बाजू पर उसी का नंबर लिखकर जो कि एक टाइप का जेल कोड नंबर होता है और वैसे ही बाकी कैदियों की लाइन में लग जाता है। और उसका बस गोल था यहाँ से पहले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने का। और ये इन स्लेव्स की जो इंस्पेक्शन होती थी वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड
लिमिटेड नहीं थे, पर तभी एक स्लेव जिसने कम सामान इकट्ठा किया था वो सुपरवाइजर उसे उसी वक्त मार देता है और उसे बाकी का सामान जाकर फ्यूल टैंक में धकेलने का कहता है। और उसे देखकर डोक्सा सोच रहा था कि ये डीमन बैरन चेचेफेन था और बेशक डोक्सा उसे यहाँ पर आसानी से मार सकता था, पर अगर उसने ऐसा किया था इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का मास्टर यानी ड्यूक सब कुछ नोटिस कर लेगा और अपने इस वक्त की फर्म के अंदर उससे लड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। और डोक्सा जाकर उसे अपना सारा सामान चेक करवाता है और उसका सामान देखने के बाद वो जो सुपरवाइजर था और अपनी मक्की की नजरों से उसे घूर रहा था। और पहले तो डोक्सा को लगता है कि वो शायद फंस गया था, पर उसकी नजर इतनी बुरी कि वो बस बताता है कि वो कैदी बहुत ही संभाल लेकर आया था और सभी को उसी से सीखना चाहिए, वरना वो बाकी सभी भी टेल का अगला सोर्स बन जाएंगे। और डोक्सा को वहां से अंदर जाने दिया जाता है और अब डोक्सा एक सिनेरियो के एरिया पे एंटर कर चुका था और अब डोक्सा उस बड़ी सी दीवार से घिरी हुई सिटी के अंदर आ चुका था। ये लो स्लेट की छत है और कभी कभार गाड़ियां जो कि स्टीम इंजन से चल रहे थे उन गलियों में घूम रहे थे और ये शहर का दृश्य मिक्सचर हो रखा था काफी अलग अलग लेवल के सिविलाइजेशन से। और भले ही कॉन्स्टलेशंस ने इस स्टेज पर ज्यादातर नजर नहीं मारी थी, पर फिर भी ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जिंदगी एग्जिस्ट करती थी। ये भी वो जगह थी जहाँ पर सिनेरियोस को जीने वाले रहते थे, पर सिनेरियो के बाहर ही। और ये जगह थी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और डोक्सा को ये जगह बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जैसे इसके बारे में बताया गया था सिस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इस 73 डेमन रैम के। और कुछ कहते थे कि ये है तो एक डेमन रैम ही था, तो आखिर अंदर एकदम शांति होना बिल्कुल भी सेंस कैसे बनाता था। और आखिर ये जगह धरती जैसी क्यों लगती थी जहाँ पर इंसान रहते थे। यानी एक हिसाब से देखा जाए इसका मतलब ये भी माना जा सकता है कि इंसानों की दुनिया भी इतने ही लेवल की घटिया थी। और ये सेंटेंस था वेज ऑफ सर्वाइवल का। और अंदर आने के बाद डोक्सा उस स्लेव के कपड़ों से बदलकर अपने वाले कपड़े वापस से डाल लेता है और उसे नोटिफिकेशन आ रहा था कि कुछ अब्सॉर्ब किए हुए फेबल्स विन्यास कर रहे थे, यानी जबरदस्ती जुड़कर थोड़ी सी मुश्किल खड़ी कर रहे थे। इसलिए डोक्सा को जल्दी से जल्दी काम करना होगा। और यहाँ फुटबॉल को अचानक से ही नींद आने लगती है और वो टेम्परेरी साइलेंट स्टेट में चली जाती है, जिसके बाद ही डोक्सा को झटके लगने शुरू हो जाते हैं और उसे पीछे से झटकों में लग बाकी लोग समझ जाते हैं कि ये एक एग्जाइल है, सिनेरियो से निकाला गया एक जीप और आखिर ये अंदर कैसे है। और डोक्सा फटाफट अपनी दुम दबाता वहां से भागने लगता है और सामने से सभी लोग कह रहे थे रास्ता बनाने के लिए, क्योंकि नोबल्स प्रकट हो रहे थे। और तभी उनके सामने से तेजी से एक ट्रेन गुजरती जाती है। जिस ट्रेन को देखकर डोक्सा बताता है कि ये एक मैजिक लोकोमोटिव थे और लोकोमोटिव एक तरह का ट्रेन इंजन का नाम है बाय द वे। जिन ट्रेन का डिजाइन मुझे तो काफी अच्छा लगता है, काफी रॉयल फीलिंग देता है। और उसे देखते वहाँ के लोग बातें कर रहे थे कि ये जो लोकोमोटिव थे ये गिलोबर्ट से बिलोंग करती थी और वो उसे आजकल ज्यादा ही देख रहे थे। और डोक्सा पीछे छुपा उन लोगों की बातें सुन रहा था जो बताते हैं कि उन्हें क्या परवाह कि वो हरामखोर नोबल क्या करते हैं। पर उसके जवाब में वो लड़की बताती है कि इस बार तो उन्हें परवाह करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही थी कि 73 डेमन रैम जो थे वो यूनाइटेड हो जाएंगे, यानी एक हो जाएंगे। और कहा जा रहा है कि मेलेडन और बरखान ने भी फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से सिस बिस काफी नर्वस हो रहे थे। और एक्चुअली में ये बरखान, मेलेडन, गिलबर्ट और हमारा फिर सिस बिस ये सभी के सभी एक तरह के 73 डेमन रैम की सिटीज की तरह थे जिन्हें भी यूनाइटेड करने की बात हो रही थी। और बाकी लोग भी बात करने लगते हैं कि क्या वो रूमर सच थे, क्योंकि अभी तक तो उनके डेमन रैम में हजारों सालों से कोई डेमन किंग नहीं आया था उन पर रूल करने के लिए। और क्या ये बात सच्ची थी कि उनके रैम से कोई डेमन किंग प्रकट होगा। जिसपे कुछ लोग बताते हैं कि रूमर से तो पता लगा था कि बाकी डेमन किंग के बीच में एक की गई आकाशवाणी फैल रही थी कि एक नए डेमन किंग का जन्म होगा। और इन सभी जो सिटीज के बड़े बड़े ड्यूक्स थे उन्हें लग रहा था कि वो डेमन किंग वही बनेंगे। और डोक्सा द्वारा हमें पता चलता है कि इस रैम में भी सोशल क्लासेस एग्जिस्ट करते थे, यानी स्टेटस। जो नोबल्स थे वो डेमन रैम से थे जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे रूल करते थे, और जो सिटीजन्स थे वो इनकारनेशंस थे जो काफी अलग अलग डिमेंशन से यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और रिमूवल स्लेव जो थे वो इनकारनेशंस थे जिन्होंने अपने फेबल्स को गवा दिया था और अब वो करप्टेड होकर ऐसे बन चुके थे। और अभी तक तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही क्लासेस मौजूद थे, पर ये कहानी पूरी बदल जाएगी जब यहाँ पर जन्म होगा एक नए डेमन किंग का। और डेमन रैम में कोई ऐसी स्पीशीज नहीं थे जो डेमन किंग के खिलाफ जा सकती थी, क्योंकि इस रैम के अंदर उनका स्टेटस सिर्फ फेबल ग्रेड के कॉन्स्टलेशन जितना नहीं था, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा एक असली राजा की तरह था। और ये 73 डेमन रैम ही जगह होगी जहाँ पर नया डेमन किंग आएगा और इस पूरे ही रैम का पावर स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। पर उसके लिए उन्हें एक डेमन रैम को बनाना होगा। और अपने शरीर को छुपाया चलता किम डोक्सा यहाँ पर यही काम तो करने आया था। और तब अचानक ही वो डेमन ऑफ होराइजन डोक्सा के मन में बात करता कहता है कि वो उसे अब दूसरी इन्फॉर्मेशन देने वाला था कि उसे 80 का क्लॉक स्टोर को ढूंढना था और वहाँ पर डोक्सा पा पाएगा जो वो चाहता था, वो पा पाएगा। इस बर्बाद हो रखी दुनिया में 3 तरीके ढूंढना बच पाने के लिए। और अब इसके बीच में ये लाइन बोली गई थी या नहीं पता नहीं, बट मैंने बोल दी क्योंकि इसका इस्तेमाल हुआ था। और एक्चुअली में यहाँ पर ये सूट भी करती है क्योंकि ये दुनिया बर्बाद हो
रखी थी और डोक्सा बचने के ही तरीके ढूंढ रहा था और अपने मन में ही सोच रहा था, एक तो मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है और ऊपर से मुझे इस कहानी का दूसरे प्रोटैगनिस्ट को ढूंढना होगा। और तभी चलता चलता वो एक लड़के से टकरा जाता है और टकराने के बाद उस लड़के का सामान गिर जाता है और वो लड़का उस पर भड़क जाता है और उसकी लैंग्वेज एकदम घटिया थी और वो उसे गालियां देता कहता है, तुम्हारी आंखें खराब है क्या? मैंने तुम्हारी वजह से सभी पार्ट्स को गिरा दिया। और डोक्सा उस लड़के की ब्यूटी को देखता है जो कि एकदम डिवाइन लग रही थी और वो लड़का कहता है, अगर अकल वकल है तो अपने मैनर्स को याद रखो या फिर तुम्हारी आंखें बस सोने के लिए हैं। और डोक्सा को बस उसे घूरते देख वो चिल्लाता है, हरामखोर, अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो चुपचाप इस सामान को उठाना शुरू करो, हरामखोर कहीं के। और फिर डोक्सा उसकी सामान उठाने में मदद करता है तो वहाँ से जाता हुआ उसे कहता है, ये वो उसे इस बार बख्श रहा था तो अपना पिछवाड़ा वो अगली बात बचा के रखे। यानी एक हिसाब से वो उसे कूटने की धमकी दे रहा था और उसे देखता हुआ डोक्सा एकदम सुन हो चुका सोच रहा था, ये लड़का जैसे कि हर एक फैंटेसी नॉवल में काफी सारे सुंदर और हैंडसम कैरेक्टर होते हैं और नॉवल के अंदर जो कुछ खास हैंडसम कैरेक्टर थे उन्हें बताया जाता था ऐसा कि ये कैरेक्टर यो जंग को चाटा मारने के लायक था। उन्हें इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता था जैसे पीस लैंड का कारगियास यो जंग को हैंडसमनेस में थप्पड़ मारने के लायक था, पर इस दुनिया में कारगियास से भी ज्यादा खूबसूरत जीव है और उसके बदले वो शब्द इस्तेमाल किया जाता था। ये जो बच्चा था इतना खूबसूरत था कि ये यो जंग के गाल पे 2 थप्पड़ मारने के लायक था और पूरी वेज ऑफ सर्वाइवल में ऐसा सिर्फ 3 बींग्स थे और डोक्सा को वो तो मिल गया था, कहानी का दूसरा प्रोटैगनिस्ट जिसे वो ढूंढ रहा था। और यहाँ पर एक स्टोर के अंदर हम देखते हैं आए के डीमंस को उस लेडी स्टोर ओनर को परेशान करते हुए उनकी तीसरी बार लगातार हो चुका था। और एक था डीमन बारन मेलन और दूसरा था एक डीमन अल सिलोक। और वो लेडी कहती है कि आखिर उन्हें एक आम से क्लॉक स्टोर ओनर से क्या चाहिए था, पर डीमन बारन उसे गले से उठाता कहता है कि वो कोई आम से स्टोर ओनर तो नहीं थे, पर वो इतनी भी जरूरी नहीं थी कि उनके स्टोर के ओनर को उससे 3 बार रिक्वेस्ट करनी पड़े। पर वो बताती है कि उसने पहले भी उनकी रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया था और वो इस बार उनकी मदद नहीं कर सकते थे। कि तभी वहाँ पर वो लड़का भी आता कहता है, हेलन, इन्होंने तुम्हें उठा क्यों रखा है? तुमने लोन वोन ले लिया है क्या कुछ? जिसकी तरह डीमन और सिलोक उसे देखता कहता है, वही सरदर्द बच्चा, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? कि डीमन मेलन उस बच्चे के पास अब बताता है कि ये बच्चा दिखता तो बहुत ही सुंदर था, जिस पे वो बच्चा कहता है, ओह तुम्हारा शुक्रिया, पर तुम तो बहुत ही भद्दे दिखते हो। पर तभी मेलन एक जोर का मुक्का उसके पेट पे दे बताता है कि इस लड़के की ब्यूटी इतनी थी कि उसे ड्यूक की उपसरी बना सकते थे, यानी कॉन्क्यूबाइन, जिसका मतलब होता था वो औरत जो कि सिर्फ शारीरिक रिश्ते के लिए एक मर्द के साथ रहती थी। पर वो लड़का कहता है कि वहाँ की घंटे की तनख्वाह क्या है, अगर इस जगह से अच्छी हुई तो चलेगा। पर मेलन उसे दीवार के साथ भटक कर मारता है और एलन बताती है कि उस बच्चे को हॉस्टेज लेने की जरूरत नहीं थी, जिस पे सिलोक कहता है कि क्या आयलन उनके ऑफर को रिजेक्ट कर रही थी और क्या वो ड्यूक को इस बात को इन्फॉर्म करते और अगर ये बात है तो वो उससे वो टैक्सेस लेगा जिन्हें अभी तक उन्होंने डिले किया था, जो थे पूरे 50,000 कॉइन्स। और आयलन बता रही थी कि यहाँ पर कोई कॉन्स्टेलेशन तक भी नहीं थे, तो आखिर वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? जिस पे मेलन बताता है कि फिर वो इस बच्चे को उठा लेंगे उपसरी बनाने के लिए, जो उन्हें 50,000 कॉइन्स तो बना ही देगा। जिस पे वो लड़का साफ साफ हाँ कर रहा था और बहुत ही सरकास्टिक तरीके में बोल रहा था और जिस पे मेलन बताता है कि वो उसकी चीखें जल्दी निकालेगा। फिर वो बच्चा कहता है कोई बात नहीं, निकाल दे, देखी जाएगी। और यहाँ पर सिलोक आयलन को एक बार फिर से उनके ड्यूक का ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा था और ये उसका आखिरी मौका था और उसके पहले वो कुछ फैसला लेते। तभी स्टोर के अंदर एंट्री होती है किम डोक्सा की, जो कि अपने आधे शरीर को ढका हुआ अंदर आया था और उसके आते ही वो डीमंस उसकी पहचान पूछते हैं तो पर डोक्सा बताता है कि वो बस एक कस्टमर था। पर वो डीमंस कहते हैं कि क्या वो एक सिटीजन था और उसे इतना नहीं पता कि वो कहाँ से आया था, पर उसे चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि वो अभी टैक्सेस को कलेक्ट कर रहे थे। ओह टैक्सेस, तुम्हारा मतलब वो चीज जो तुम देते हो जब तुम ज्यादा पैसे कमाते हो, पर तुम वो फिर भी देते रहते हो जब तुम कम पैसे कमाते हो। और तभी अचानक डोक्सा उनके सामने से गायब होकर एकदम आइलैंड के पास आकर एक घड़ी को उठा बताता है कि आइलैंड के पास यहाँ पर काफी अच्छा सामान था, जिस पे आइलैंड बताती है कि सामान तो अच्छा हमेशा से अवेलेबल था, बस उसे अच्छे ओनर मिलना मुश्किल होता था। और डोक्सा के सामने इस वक्त जो आइलैंड मेकर फील्ड थे वो एक मैजिक इंजीनियर थे लिंडबर्ग प्लेनेट से और वो बिल्कुल वेज ऑफ सर्वाइवल जैसे ही बात कर रहे थे। और डोक्सा बताता है कि वो कुछ स्पेशल आइटम्स को ऑर्डर करना चाहता था और क्या वो उसके लिए वो बना सकते थे, जिस पे आइलैंड डोक्सा को उससे पूछती है कि उसकी कमीशन की फी कितनी होगी, जिस पे डोक्सा मुस्कुराता कहता है पूरे 50,000 कॉइन्स। जो सुनकर सभी हैरान थे वो डीमंस पे कि आखिर कोई 50,000 कॉइन्स इतनी मुस्कुराहट से ऐसे ही आमतौर पे कैसे खर्च सकता था। और आइलैंड तो फटाफट उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है और डोक्सा से वो कॉइन्स पाकर हैरान होती है और उस लड़के को भी याद आ जाता है कि इसी से तो वो बाहर टकराया था। और सिलोक उससे कहता है कि आखिर वो कौन था, जिस पे डोक्सा कहता है तुमने क्या ध्यान से सुना नहीं, मैंने आते वक्त तुम्हें बताया तो था कि मैं बस कस्टमर हूँ। और नोटिफिकेशन आ रहे थे कि डीमन हेड सिलोक डोक्सा में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा था और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी उसके बारे में बड़ी थी। जिस मौके का फायदा उठाकर डोक्सा ओमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट को एक्टिवेट करता है और उसके ख्यालों को पढ़ पाता है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो आसानी से 50
50,000 कॉइन्स को खर्च सकता है। ये एक ऐसा प्राइस है जिसे आम सिटीजन नहीं खर्च पाता है और इसकी शांति से पता लगता है ये पैसे इसके लिए चुल्लू भरा है। आखिर ये कौन हो सकता है? एक मिनट, इससे जो डिमोनिक एनर्जी आ रही है कहीं ये। और डोक्सा समझ आता है और उसे पता भी था कि वो यही ख्यालों को सोच रहा होगा और यही बेहतर था और इस मौके का फायदा उठाना भी जाहिर था जब वैसे भी नए आने वाले डेमन किंग के रूमर्स चल रहे थे। तो इसीलिए डोक्सा कहता है तुम्हारी शक्ल देखकर तो लगता है कि तुम्हें पहले से अंदाजा हो चुका है कि मैं कौन हूँ। और अब वो दोनों डेमन डोक्सा को देखकर वो भयंकर ऑरा और ताकत महसूस कर पा रहे थे। वो डेंजरस एनर्जी जो साफ उससे महसूस हो रहे थे और सिलोक माफी मांगता है उससे नोबल डेमन से और उससे पूछता है कि क्या वो नोबल डेमन आए थे गिलबर्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। लगता है तुम्हारे दिमाग तो चलते हैं भले ही धीमे चलते हैं। और सिलोक पूछता है कि उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया कि वो इस सेक्टर को विजिट करेंगे। क्या मुझे तुम्हारे जैसे लेसर बिंग्स को बताना पड़ेगा कि मैं कब कहाँ पे जा रहा हूँ और मेरे प्लान्स क्या है? जिस पे सिलोक माफी मांगता हुआ सोच रहा था कि ट्रैवल करना बिना किसी को बताए मतलब उसके सामने कम से कम एक मार्कविस होगा और कुछ भी उनका फायदा नहीं होगा अगर वो यहाँ पर उससे बहसेंगे तो। इसलिए वो वहाँ से चल पड़ता है ये बताकर कि उन्हें वो मिल चुका था जो वो लेने आए थे और वो आइलैंड को बताता है कि इस बार तो उसकी किस्मत है पर अगली बार उससे ये नहीं सोचना था कि ये दोबारा हो पाएगा। और फिर उनके जाने के बाद वो लड़का डोक्सा को देखता कहता है बुरा नहीं था, तुम हो कौन? पर डोक्सा से बहुत ही अजीब सी मुस्कुराहट देता हुआ देख रहा था जिससे वो लड़का थोड़ा चिढ़ जाता है कि यहाँ डोक्सा आइलैंड से पूछता है कि वो उसकी कमीशन को एक्सेप्ट करेगी ना और आइलैंड पूछती है कि क्या वो नोबल था पर डोक्सा मना करता कहता है कि वो कोई डेमन स्पीशीज नहीं था। और फिर वो उन्हें ढका हुआ कोट खोल कर दिखाता है तो उसके शरीर के ऊपर वो देख पाते हैं कि उसका क्या खच्चर मच्चर हो रखा था। और आइलैंड समझ आती है कि डोक्सा एक एग्जाइल था और उसकी कमीशन थी इन फेबल्स को फिक्स करने की। पर डोक्सा उसके कंधे पे हाथ रख बताता है नहीं सिर्फ तुम ये काम कर सकते हो, इस पूरे सेल्सवेट्स इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में तुम्हारे जितना कमाल का एक्सपर्ट नहीं है, मुझे फिक्स करो आइलैंड मेकरफील्ड। और उसके थके हारे शरीर को लटाने के बाद आइलैंड बातें कर रहे थे कि आखिर एक इनकार्नेशन इस लेवल के फेबल्स को कैसे पा सकता है। ये फेबल्स थे जो कि नॉर्मल नहीं थे और एक तो उसे एक लेजेंडरी ग्रेड का फेबल भी मिलता है पर वो थोड़े कंफ्यूज थे क्योंकि डोक्सा पर कोई भी इनकार्नेशन का स्टेटस नहीं था और वो अभी तक जिंदा था। इतने ज्यादा खतरनाक फ्रैगमेंट को खाने के बाद और फिर धीरे धीरे कर वो उसे ठीक करती है और जब टाइम बाद डोक्सा की जाग खुलती है उसे अचानक जगह देखकर वो लड़का डर जाता है। और इस वक्त डोक्सा को बांध रखा गया था और डोक्सा शरीर हिलाकर देखता है तो उसे अब दर्द नहीं हो रही थी कि वो लड़का पूछता है कि आखिर डोक्सा था कौन, जिस पे डोक्सा से कहता है मैं कौन हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? मैं जानता हूँ तुम्हें क्विज वगैरह काफी पसंद है तो यहाँ पर अब गेस करो। और वो लड़का कहता है कि क्या वो एक रिटर्नी था क्योंकि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता था कि यहाँ के कोई आम सिटीजन के पास इतने पैसे होंगे। और साथ ही डोक्सा ने उसे बताया था कि वो कोई डेमन नहीं था पर ना ही वो कोई आम इनकार्नेशन जैसा दिखता था और उसके पास काफी रेयर फेबल्स भी थे और वो काफी ताकतवर भी दिखता था जिसका एक ही आंसर था एक रिटर्नी। जिस बात पर डोक्सा कहता है तुम्हारी इस रीजनिंग को सच्चा होने के लिए तुम्हें एक आधार को बिठाना पड़ेगा। ये सोच कि तुम्हें लगता है कि सभी रिटर्न से ताकतवर होता है। जिस पे वो लड़का कहता है कि क्या डोक्सा को पता नहीं था कि रिटर्न क्या होता है। ये वो लोग थे जो अपने प्लेनेट पे वापस जाते थे दूसरे डायमेंशन और प्लेनेट से काफी ताकत पाकर। बेशक वो कमजोर नहीं होंगे पर मुस्कुराता डोक्सा कहता है क्या पता ऐसा हो पर क्या पता ऐसा ना हो क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि तुमने दुनिया के हर एक रिटर्निस्ट को देखा था। सही कहा ना। एग्जाम्पल के लिए कह लो एक ऐसा रिटर्न भी हो सकता है जो वापस जाना नहीं चाहता क्योंकि उससे अपने होमलैंड से नफरत है। वो फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है क्योंकि उसके पास कोई और ताकत नहीं थी। इतनी बार बाकी डिमेंशंस में ट्रैवल करने के बावजूद भी हो सकता है कि उसने एक नई बॉडी भी पा लिया पर उसमें कोई भी टैलेंट ना हो और अपने टैलेंट की कमी से डिसअपॉइंटेड होकर उसने एक ऐसे टाउन में जीने का सोचा जहाँ पर वो एक आम सी जिंदगी जी पाए। हाय अंक, मुझे बताओ क्या तुम खुश हो इस डेमन ड्रीम में रहकर? अपने नाम को डोक्सा के मुंह से सुनकर वो लड़का एकदम शौक हो जाता है। और इस वक्त डोक्सा ने उसकी कैरेक्टर समरी खोल रखी थी और उसका नाम यहाँ पर जांग हायंग बताया जा रहा था और दूसरा नाम असलान बेकरफील्ड और असली उम्र उसकी 23 बताई जा रही थी और छोटी वाली 15 यानी अभी वाली 15 और असलान बेकरफील्ड भी अभी वाला नाम होगा। और उसके पास एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट थे उनमें से कमाल का था डायमेंशन ट्रैवलर जो कि हीरोइक था और फिर दूसरा स्ट्रेंज फ्रॉम बर्थ प्लेस जो कि रेयर था और फिर मास्टर ऑफ द बॉल जो कि मत था और बाकी कुछ स्किल्स भी थी और उसकी स्किल्स में से कुछ हाल की स्किल्स भी मौजूद थे। और यहाँ पर असलान के एकदम हैरान हुआ था कि डोक्सा याद करता कहता है ओ हाँ सच, यहाँ पर तुम अपना असली नाम नहीं इस्तेमाल करता है तो बताओ क्या मैं तुम्हें असलान कह के बुला सकता हूँ?
और अब असलान एकदम हैरान होता उससे पूछता है कि आखिर उसे उसका असली नाम कैसे पता था। और डोक्सा को अभी भी वो अच्छे से याद था कि वही था जिसने एक मस्ती में कमेंट लिखा था राइटर को ये बताते हुए कि ये बस उसका एक ओपिनियन था, पर क्या राइटर को एक नया कैरेक्टर नहीं बनाना चाहिए था, और अगर हो सके तो राइटर को उस कैरेक्टर को एक बहुत ही सुंदर लड़की बनाना चाहिए था। और शायद डोक्सा अगर उस टाइम पे इस कमेंट को ना लिखता, उसके सामने मौजूद वो कैरेक्टर जांग हायांग इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। और डोक्सा ने ऑथर को ये भी लिखा था कि उस कैरेक्टर का बैकग्राउंड होना चाहिए जैसे कि यो जंग्यो के एक रिग्रेसर था, उस लड़की के पास ताकत होनी चाहिए थी डायमेंशन में ट्रैवल करने के। और अगर डोक्सा ये कमेंट नहीं लिखता तो इस सेकंड प्रोटैगनिस्ट के पास डायमेंशन ट्रैवल की पावर तो नहीं होती। और डोक्सा से बताता है कि ऐसा नहीं था कि असलान के पास टैलेंट नहीं था, बल्कि उसे अपने टैलेंट के बारे में पता नहीं था। और असलान कहने वाला था कि आखिर वो आदमी क्या बकवास कर रहा था। और असलान की जोर की आवाज़ें सुनकर बाहर से आयलन भी आ जाती है और पूछती है कि आखिर क्या हो रहा था। और वो अब घबरा कर डोक्सा से पूछने लगती है कि आखिर वो कौन था और आखिर उसने असलान के साथ क्या किया था। और लेटा हुआ डोक्सा मुस्कुराता बताता है कि ड्यूक सिस्बेट्स वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है, यानी ताकत पाने का जज्बा रखता है, और उसने एक और कमाल की ग्रेट डीमन जेम में एक हाई रैंकिंग पोजीशन को रिजेक्ट कर दिया था बस इस रिमोट से एरिया में आने के लिए। और वो एलियन से पूछता है कि ड्यूक ने उसे कहा होगा उसके लिए जायंट सोल्जर्स को बनाने के लिए, जो सुन वह हैरान हो जाती है। और डोक्सा जारी रखता है कि वो बंदा थोड़ी देर अंडरवर्ल्ड होकर के आया तो वो थोड़ा सा पागल हो गया था, इसलिए वह ऐसी नामुमकिन रिक्वेस्ट को बना रहा था। और अगर आपको याद है तो अंडरवर्ल्ड में ही ऐसे एक जायंट को बनाया जा रहा था। और डोक्सा बताता है कि उसे अपनी औकात नहीं पता थी, और क्योंकि अब आइलैंड ने उसे 3 बार मना कर दिया था, वो इस बार उसे जबरदस्ती पकड़ने के लिए आएगा। तो क्या आइलैंड इस चीज के लिए तैयार थे? और फिर वो उसे एक एडवाइस देता है कि अगर वो उसके कंडीशंस मानेगे तो वो इस ड्यूक को उसके लिए रोक देगा। और वो एकदम हैरान हुई पूछती है कि आखिर वो था कौन, जिस पे डोक्सा मुस्कुराता बताता है मैं हूँ यो जंग्याक, मैं वो हूँ जो 73rd डेमन जैम का जल्द ही डेमन किंग बनने वाला है। और यहाँ दूसरी तरफ यो जंग्यो की तरफ उसे तबकता नोटिफिकेशन आता है कि 73rd डेमन जैम में उसके नाम को फैलाया जा रहा है, जिससे यो जंग्यो एकदम हैरान था कि आखिर 73rd डेमन जैम में ऐसा कैसे हो सकता है। और वो जानता था कि यह हरकत सिर्फ एक ही कर सकता है, और वो भी इसका नाम लेता कहता है किम डोक्सा। और यहाँ पर डोक्सा मुस्कुरा रहा था, और उसे अभी भी नोवेल का सीन वो याद था जब यो जंगुक ने भी उन्हें ये शब्द कहे थे। आइलैंड और सिविल काउंसिल के बाकी मेंबर्स एकदम शॉक हो चुके थे, पर अपने सामने वो देख रहा था कि उनके रिएक्शन बेस ऑफ सर्वाइवल से काफी अलग थे। और तभी फोर्थ वॉल जागती बताती है उस टाइम किम डोक्सा को महसूस हुआ कि ये बस उसकी बचपन की आदत है। अपनी जिंदगी की इंपॉर्टेंट मोमेंट में जब उसका आत्म सम्मान गिर जाता था, किम डोक्सा बस कह देता था कि मैं यो जंग्युक हूँ। कि यहाँ डोक्सा फोर्थ वॉल से एकदम गुस्सा हो रहा था कि ये हरामखोर जाग गए थे कि यहाँ पर आइलैंड बाकी काउंसिल के मेंबर्स को वहाँ से जाने के लिए कहती है, ये बताती हुई कि उसे इस आदमी से कुछ पल के लिए अकेले बातें करनी थी। और अब बस सभी लोगों के बाहर जाने के बाद डोक्सा बताता है पहले इस बंधक को खोलने के लिए, क्योंकि वैसी स्टेट में नहीं था कि वो अच्छे से बात कर पाए। और आइलैंड उसे कहती है कि वो डेमन किंग बनने की बातें कर रहा था, क्या वो जानता भी था कि उसने कितनी बड़ी बात कही थी। पर वो बताता है कि बेशक वो 73 ड्रीम के डेमन किंग बनने की बात कर रहा था, और इसका ये भी मतलब था कि बाकी 72 डेमन किंग्स का ध्यान उस पर जाएगा। और यहाँ बैठी आइलैंड बताती है कि उसने उसके फेबल की तरफ देखा था और उसकी अरेंजमेंट की और उसे ट्रीट करते वक्त, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे पागलों जैसे ख्यालों से आ रहे थे, क्योंकि ड्यूक सिस्बेट्स ताकतवर है, उससे भी ज्यादा ताकतवर जितना वो सोच रहा था। और उसका कॉन्फिडेंस वो समझती थी, क्योंकि उसने कंफर्म किया था कि उसके पास कमाल के फेबल्स थे, तो इसलिए उसे पहले प्रूव करना होगा कि वो उस पर यकीन कर सकती है। और जिस पे डोक्सा बताता है कि वो एक ऑथ ऑफ एग्जिस्टेंस बनाता है, और उन दोनों में ही वो ऑथ बनती है कि जिस भी चीज की वो यहाँ पर बात करने वाले थे वो इसके बाहर लीक नहीं होगी। और उस ऑथ के बनने के बाद उसका दिल उस बंधक में बन जाता है। और डोक्सा बताता है कि वो चाहता है कि वो उसकी आइडेंटिटी को भी किसी को ना बताए, जिस पे वो बताती है कि सभी काउंसिल मेंबर से इस ऑथ को शेयर कर रहे थे, तो डोक्सा को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। और फिर वो बस साफ करती है कि वह सिविल काउंसिल वेट कर रहे थे उस मौके का, इस फैक्ट्री को तबाह करने का काफी टाइम से। और ये फैक्ट्री ही जो थी वो इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का पॉलिटिकल पावर के सेंट्रल हब की तरह थी। और वो पूछता है कि क्या वो नोबल्स को भगाने की ट्राई कर रही थी, जिस पे वो हाँ करती है। और डोक्सा बताता है कि वो सभी वैसे भी तो रिटर्निस्ट थे, तो आखिर उन्हें डेमन जैम के एकोलॉजी के बीच में पढ़ने की क्या जरूरत थी। पर आइलैंड बताती है कि क्योंकि वो अभी तक रिटर्निस्ट नहीं थे, और एक्चुअली में जो सभी रिटर्निस्ट नहीं थे जो अपने डायमेंशन ट्रैवल सिनेरियो को पूरा करते थे और वापस अपने घर लौटते थे, कुछ रिटर्निस्ट अपने सिनेरियो से फेल हो जाते थे, और कुछ रिटर्निस्ट ऐसी जगह पर रहते थे क्योंकि उन्हें अपने होमलैंड से नफरत थी और वजह से फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने वापस जाने से हार मान ली थी, उन्हें इस फॉरेन लैंड को ही अपना घर मानना होगा, चाहे ये जगह एकदम डरावनी क्यों ना हो। और अब आइलैंड बता रही थी कि उन्होंने ड्यूक को मारने की कोशिश की थी, पर वो सभी के सभी फेल हो गए थे। ज्यादातर तो उसके गार्ड्स को भी पार नहीं जा पाए, और फैक्ट्री के अंदर तो यहाँ से 100 से भी ज्यादा लोअर रैंक के नोबल्स थे, जैसे बारन्स और विस्काउंट्स, और साथ ही में 10 अर्ल्स, और साथ
साथ में 2 मर्क्यूसेस। इसलिए वो चाहती थी कि डोक्सा पहले अपनी स्किल्स को प्रूव करे। वो जानना चाहती थी कि वो एक ताकतवर नोबल का सामना कर सकता था और उस चीज के लिए एक सूटेबल अपोनेंट भी था जो सिस्विच में आया था। तो तुम शायद उसकी बात कर रहे हो जैसे गलाबर्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उनके दूध की तरह भेजा गया है। और वैसे भी ये 73 डेमन रैम जो था अभी डेमन किंग के रूमर्स की वजह से एकदम कलेश में था। और ये सिस्विच और गलाबर्ट इन दोनों इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बीच की मीटिंग इस खबर की टेंशन को कम करने के लिए रखी गई थी। और डोक्सा भी किसी तरीके से इस मौके का फायदा उठाना चाहता था, इसलिए वो उससे अपनी पहली डील रखता है और अपनी कंडीशन बताता है कि बदले में आइलैंड को उसकी इनकार्नेशन फॉर्म को हर बार फिक्स करना था जब भी वो कहता है, बेशक फ्री में। और साथ में एक और चीज, वो आइलैंड से सिनेरियो मांगता है, उसका रेवोल्यूशनरी सिनेरियो जो कि उसके पास था। और ये जो डेमन रैम था वो एंशिएंट टाइम से कॉन्स्टलेशन के बीच में बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर था। डेमन किंग और कॉन्स्टलेशन का रिश्ता भी बुरा था और साथ में जो भी इनकार्नेशन इस जगह तक पहुंचते थे वो थे भी लूजर्स। और पर हम उन सभी को बाद में देखते हैं। और वो कहती है कि किम डोक्सा सोच रहा था कि आखिर इन सभी के बीच में रेवोल्यूशनरी कौन होगा। और ये जो सिनेरियोस थे वो डेमन रैम में भी चलते थे और यहाँ का मेन सिनेरियो में से एक था रेवोल्यूशनरी सिनेरियो। और इस सिनेरियो के ऊपर डेमन रैम के ड्यूक्स तक भी नजर रखे हुए थे। और जब थोड़े टाइम पहले उसने आइलैंड से उसका सिनेरियो मांगा था, उसने उसे साफ बताया था कि उन्हें खुद पता तक नहीं था कि आखिर रेवोल्यूशनरी था कौन। और ऊपर से हर महीने रेवोल्यूशनरी बदलता रहता था, तो उनके पास कोई तरीका नहीं था उसकी जानकारी पाने का। और साथ ही में कौन ही बताएगा कि एक रेवोल्यूशनरी कौन था, क्योंकि पता नहीं था कि उनके बीच में एक स्पाई कहां से निकल आए। और ये डेमन रैम का मेन सिनेरियो था। और आइलैंड ने उसे बताया था कि पिछली बार जिसने अनाउंस किया था कि वो रेवोल्यूशनरी था उसका बहुत ही बुरा हाल हुआ था। तो डोक्सा को लोगों को परेशान नहीं करे तो बेहतर होगा कि यहाँ अब बार में आके डोक्सा अपने मन में सोच रहा था कि उसे कुछ भी करके रेवोल्यूशनरी सिनेरियो को यहाँ पर पाना ही होगा अपने ओरिजिनल सिनेरियो में लौटने के लिए। और वहीं पर उसका एक वाइन ओनर स्वागत करता है और उनकी थोड़ी बातें होने के बाद वो पूछता है कि डोक्सा क्या ड्रिंक पिएगा, पर डोक्सा साफ मना कर देता है ये बताकर कि वो ड्रिंक नहीं पीता। जिस पे वो बार ओनर बताता है कि डेमन रैम को सहना बिना ड्रिंक के मुश्किल था। जिस लाइन से डोक्सा को याद आ जाती है मैनेजर हान की, जो उसे ऐसी ही बातें बताता था। और उसे ख्याल भी आता है कि आखिर उसका क्या चल रहा होगा, क्योंकि वो भी शराब पे था डेमन किंग एस्मोडियस से, तो क्या वो जिंदा भी होगा या मारा गया होगा। और फिर डोक्सा ड्रिंक तो नहीं पर सिर्फ साथ में खाने वाले एपेटाइजर्स ही मंगवा लेता है। और तभी उससे साइड में डोक्सा को कुछ लोग बातें करते हैं दिखते हैं अर्थ के, डोक्सा के ही प्लेनेट के। और वहाँ पर वो सिनेरियो देख पा रहे थे, वही डेमन किंग सिनेरियो जहाँ पर शिन ह्यूसिंग रो रही थी और सभी लोग बातें कर रहे थे कि कैसे ये सबसे पॉपुलर सिनेरियो था। और उसे देखकर दूसरी स्पीशीज का एक लड़का बता रहा था कि वो भी इस आसान से सिनेरियो को पार कर सकता है, पर साथ में उसकी लड़ी बताती है कि वो झूठा तो 5 में सिनेरियो में ही टपक जाता। और यहाँ पर डोक्सा का अब वही डेमन वाला सीन आता है। जब डेमन किंग बना वो यूरियल को मना रहा था जंग गिवन को उस स्किल को इस्तेमाल करने देने के लिए। और यहाँ पर हम देख ही पाते हैं कि डोक्सा का चेहरा कितना ब्लरी लग रहा था। और मोस्ट लाइकली एक्चुअली में सभी लोग डोक्सा के चेहरे को ऐसे ही देख पाते होंगे जैसे डोक्सा बियंग पर गुस्सा हो रहा था कि ये सब कुछ उस हरामखोर ने किया होगा। कि यहाँ पर पीछे वही लड़का रोने लगा था इस सैक्रिफाइस को देखकर। और यहाँ पीछे बातें करते करते वही लोग आपस में बता रहे थे कि अगर उन्हें वापस जाने का मौका मिले वो फिर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो वापस जाकर सिनेरियो का पार्ट बनकर अपने ही होमलैंड के लिए एक डिजास्टर नहीं बनना चाहेंगे। जैसा कि अगर आपको याद है वो पहले वाले हीरो रिटर्न के साथ हुआ था, जैसे डोक्सा ने वे ऑफ विंड के साथ हराया था। कि वहीं पर डोक्सा देखता है और वहीं पर डोक्सा देखता है असलान को, जो कि एकदम इमोशनल हो रखा था उस सैक्रिफाइस सीन को देखते हुए। और उसकी आंखों से आंसू तक आ रहे थे कि डोक्सा तभी अपने खाने का सामान लेकर वहां पर आता है। जैसे असलान डर जाता है पर डोक्सा से संभालता है कि आखिर वो डर क्यों रहा था, वो तो बस उसके साथ खाना खाने आया था। कि असलान पूछता है कि क्या उसकी आइलैंड के साथ बात पूरी हो चुकी थी, पर डोक्सा उसे वो नहीं बताता। और फिर टाइम बाद अपना खाने के बाद असलान डोक्सा से पूछता है कि वो भी धरती से था ना, तो आखिर वो कैसे थे। जिस पे डोक्सा बताता है वाहियात। और असलान पूछता है कि ये डोक्सा भी सिनेरियो के बीच में आया था, जिस पे योजुंगो की तरफ इशारा करता हुआ बताता है देखो देखो वो रहा, मैं स्क्रीन पर साफ दिख रहा है ना, कमाल का सीन है। और वो एकदम कॉपी कर रहा था योजुंगो के स्टाइल को, जिससे असलान एकदम डिसअपॉइंटेड हो रखा था। और वो बताता है कि वो आपस में बिल्कुल नहीं मिलते। डोक्सा का चेहरा कुचली हुई मिट्टी से लगता था और स्क्रीन पे जो चेहरा था वो लग रहा था कि हजारों सालों तक भगवान द्वारा क्राफ्टेड हो रखा था। पर डोक्सा बताता है कि वो एग्जाइल हो चुका था, इसीलिए सिनेरियो से बाहर निकलने के बाद उसका चेहरा कुचला गया था। बट फिर उसे मानना ही पड़ता है कि ये वो नहीं था, बट फिर भी वो काफी कूल बंदा था। और धरती पर वापस जाने के बाद वो उससे मिलने देखा, क्योंकि डोक्सा को नोवेल में याद था कि जांग हायांग योजुंगो को बहुत ही पसंद करता था, तो शायद इससे वो उसे इनकरेज कर पाए अपने साथ धरती में चलने में। पर यहाँ पर असलांग उसे कहता है कि आखिर वो उससे क्यों मिलना चाहेगा, और वो उससे ज्यादा दूसरे वाले में इंटरेस्टेड था। स्क्रीन पर वो मशहूर डेमन किंग ऑफ सल्वेशन। और उस सीन को
देखकर असलान एकदम प्यार में पड़ चुका था और नोटिफिकेशन आता है कि उसकी रेपुटेशन 73 डीमन जैम में भी फैल रही थी, इसलिए उसे 1500 कॉइंस मिलते हैं। कि डोक्सा हर जगह पर देखता है कि उसकी पॉपुलैरिटी इस डीमन जैम में बहुत थी, तो क्या उसने बेफालतू में यो जुंक्यो का कोस्प्ले कर लिया। और यहाँ पर असलान कहता है कि क्या इस डीमन किंग ऑफ सल्वेशन की पहले से कोई गर्लफ्रेंड होगी, और ये ख्याल उसे सता रहा था। जैसे डोक्सा पीछे एकदम हक्का बक्का हो जाता है और असलान उससे पूछता है कि क्या डोक्सा डीमन किंग ऑफ सल्वेशन को जानता था, जिस पे डोक्सा से कहता है मैं उसे जानता तो हूँ, पर तुम तो एक आदमी हो ना। जिस पे असलान कहता है कि उसे किताब को उसके पन्ने से जज नहीं करना चाहिए। और डोक्सा को जहाँ तक गया था, जांग हायंग एक आदमी था और राइटर ने उसके कैरेक्टर को वैसे ही बनाया था जैसे उसने कहा था, पर एक चीज बदलती थी कि उसे एक आदमी बना दिया था, जबकि डोक्सा चाहता था कि राइटर उसे एक्चुअली में लड़की बनाए। कि तभी वहाँ पर अचानक से लाइट को बंद कर दिया जाता है, जो कि उसी बार के ओनर ने किया था, और वो सावधान करता सभी को बताता है कि रात आ चुकी है। और असलान भी डोक्सा को शांत होने के लिए कहता है, क्योंकि डीमन जैम में एक स्पेशल तरह की रात आती थी और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के सभी सिटीजन नोवेल से डरते थे। वो सिर्फ नोवेल्स के ताकतवर होने की वजह नहीं थी, बल्कि वो वजह थी वो रात जो हर 3 दिन आती थी, और सभी उस जगह पर एकदम डरे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर एकदम डरावना सा साया उनके बार में एंटर करता हुआ आता है। वो साया एकदम डरावना था पर काफी बैडस भी, और उन्हें कहा जाता था द एग्जीक्यूशनर्स। और रात को ये एग्जीक्यूशनर्स इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में प्रकट होते थे, और जैसे ही सिटीजन्स के लिए रेवोल्यूशनरी का सिनेरियो था, नोवेल्स के लिए सिनेरियो मौजूद था जिसे कहा जाता था एग्जीक्यूशनर्स। और नोटिफिकेशन आते हैं कि डोक्सा के सामने जो टारगेट था वो इस वक्त एकदम इनविंसिबल था, यानी उसे कुछ भी किया नहीं जा सकता था। और वो आता ही पूछता है कि रेवोल्यूशनरी कौन है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो रात में एक एग्जीक्यूशनर का सामना कर पाए। और आज इन्होंने चूज किया था इस टैवन को अपने एग्जीक्यूशन के लिए, और आज यहाँ पर कोई ना कोई मरने वाला था। और डोक्सा की सीट के पास आकर ये पूछता है कि रेवोल्यूशनरी कौन है, और असलान उसे आई कांटेक्ट बनाने से मना ही करने वाला था, पर उसकी वजह से उसकी खुद की नजर उस एग्जीक्यूशनर से मिल जाती है, और अब एग्जीक्यूशनर उसके पीछे पड़ जाता है। पर तभी डोक्सा उसके सर पर हाथ रखता उसे सहला था, उस एग्जीक्यूशनर के सामने खड़ा हो जाता है। और फोर्टवॉल कहती है कि डोक्सा सोच रहा था कि अगर यहाँ पर यो जुंक्यो होता तो वो क्या करता, और उसे पता था कि वो कभी भी अपने आप को सामने नहीं आने देता। और यही तो वो वजह थी कि जुंक्यो को बार बार रिग्रेस करना पड़ा था, और इसीलिए उससे बिल्कुल उल्टा डोक्सा मुस्कुराता बताता है कि वो ही रेवोल्यूशनरी था। और नोटिफिकेशन गूंजता है कि किसी ने अपने आप को रेवोल्यूशनरी डिक्लेयर कर दिया था, और ये लोदे बिंग थे जो ड्यूक को भी डरा देते थे, जो थे रेवोल्यूशनरी। ये उम्मीद और लेजेंड थे सभी सिटीजन्स का, और साथ में उन्हीं का नरक भी। और यहाँ डोक्सा को नोटिफिकेशन आ रहा था कि वो कोई भी रेवोल्यूशनरी नहीं था। कि यहाँ डोक्सा से कहता है कि आखिर वो एग्जीक्यूशनर सरप्राइज क्यों हो गया था, और अपने मन में डोक्सा सोच रहा था कि वो एक सिनेरियो से बाहर निकाला गया है, तो बेशक वो किसी अनजानी जगह में आकर उसका रेवोल्यूशनरी थोड़ी ना होगा। और ओरिजिनली तो यही होता, पर नोटिफिकेशन द्वारा डोक्सा के जो डिक्लेरेशन थे वो सिस्विट्स इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के इस मेन सिनेरियो को अफेक्ट करने वाली थी, क्योंकि स्टार स्ट्रीम सबसे ज्यादा वैल्यू करती थी प्लॉसिबिलिटी की। और वो एग्जीक्यूशनर पूछ रहा था कि आखिर उसने अपने आप को रिवील क्यों कर दिया, जिस पर डोक्सा कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो कोई और मारा जाता, जिसका इफेक्ट भी अब आने वाला था, क्योंकि डोक्सा के प्लान के अकॉर्डिंग काफी सिटीजन्स डोक्सा की हिम्मत को एडमायर कर रहे थे, और उन सभी को हिम्मत में लाने की वजह से इस सिनेरियो की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। और अब डोक्सा एक ऐसा बीइंग बन चुका था जो इस सिनेरियो में काफी कमाल का बदलाव ला सकता था। और अब इस सिनेरियो ने उसे एक टेम्परेरी पोजीशन भी दे दी थी, जो थे कि डोक्सा अब एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड रेवोल्यूशनरी बन चुका था, यानी खुद से जताया गया रेवोल्यूशनरी। और अगर जो असली वाला रेवोल्यूशनरी था वो मारा जाएगा, वो पोजीशन खुद से डोक्सा को मिल जाएगी। और इसलिए अब डोक्सा को वो हिडन सिनेरियो भी मिल चुका था, और भले ये एक लिमिटेड टाइम सिनेरियो था, पर डोक्सा को यही चाहिए था फिलहाल काम चलाने के लिए, जब तक उसे मेन वाला नहीं मिलता। और तभी वो एग्जीक्यूशनर उस पर अटैक करता है, और डोक्सा के पीछे एक मार्क बन चुका था जो सिस्विट्स का एग्जीक्यूशनर डेथ मार्क था, और आज का रात का बकरी का बला वो बनाया गया था जिससे वो टारगेट बन चुका था, और यहाँ पर डोक्सा की मौत होगी। और तभी सभी लोग भाग जाते हैं उस एग्जीक्यूशनर की खतरनाक हमले से, पर डोक्सा आसानी से उसके हमले से बचकर पास की टेबल पर लैंड करता है। और तभी वो एग्जीक्यूशनर इस्तेमाल करता है अपनी एक और एबिलिटी का, जिससे उसके आसपास की सारी स्पेस बंद हो जाती है, और वो पूरा टैवन ही सील हो जाता है, जहाँ से अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। और इस एग्जीक्यूशनर के खिलाफ कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि इसकी स्पेशल स्किल एग्जीक्यूशन की वजह से इसके जो अटैक थे वो अपने टारगेट के सभी डिफेंसेस को इग्नोर करते थे, और एक सिंगल खतरनाक वार देते थे। और चाहे कोई भी यहाँ पर जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, इस एग्जीक्यूशनर के एक वार को भी सिनेरियो के अंदर कोई भी नहीं सह सकता था। पर यहाँ पर डोक्सा इस जगह का सिटीजन नहीं था, और अपनी तलवार को निकालकर वो उसकी वार को रोक लेता है, क्योंकि वो सिनेरियो का मेन पार्टिसिपेंट नहीं था, वो एक एग्जाइल था जो इस सिनेरियो और एग्जीक्यूशनर के इफेक्ट से नहीं बन रखा था। और ये
मेटल किल का जो वार था वो डोक्सा के सामने न्यूट्रलाइज्ड हो गया था और अपने वार से वो उसकी स्काइप को दूर करता है और ब्लेड ऑफ डेथ को निकालता बताता है कि वो रेवोल्यूशनरी था, जिससे लोग भी देखकर एकदम हैरान थे कि उनके सामने वो रेवोल्यूशनरी एग्जीक्यूशनर के हमले को सह गया था और टेबल से उतरता वो बताता है, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ रात में ही ताकतवर रहते हो, तो ज्यादा हवा में मत उड़ो क्योंकि रात के खत्म होने के बाद तुम मारे जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। और यहाँ पर हम एक नोबल कैसल का सीन दिखाया जाता है और हम वही डीमन सिलोक को एकदम चिंतित देखते हैं और उसके सामने ही एक डीमन अर्ल भी मौजूद था जिसका नाम हान था और सिलोक बता रहा था कि वो ड्यूक को कुछ जरूरी बताना चाहता था, पर हान उसे बताता है कि जो बात वो बतानी थी वो उसे बता सकता था क्योंकि ड्यूक इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग में थे गिलोबर्ट से आए हुए दूतों के साथ। और यहाँ पर सिलोक उसे वो बात बताना नहीं चाहता था क्योंकि वो अपना क्रेडिट खोना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके सामने एक अर्ल था जिसके कनेक्शन थे डेविल ऑफ लस्ट एंड रोथ से, वो 32 डीमन रैम का डीमन किंग। और वहाँ से जाने से पहले वो एक और सवाल पूछता है कि क्या गिलोबर्ट के मार्क्वेस भी अंदर ही थे, जिस पे वो हाँ कहता है और सिलोक खुश रह जाता है कि उसका गैस बिल्कुल सही था। गिलोबर्ट के आज के दूतों में से 2 मार्क्वेस तो नहीं होंगे, यानी जिस आदमी से वो मिला था वो गिलोबर्ट से आया क्या कोई मार्क्वेस नहीं था। और यहाँ पर डोक्सा उस एग्जीक्यूशनर के हर एक वार को लगातार पैरी कर रहा था और वहाँ के लोगों को फटाफट भागने के लिए कह रहा था क्योंकि वो सभी की रक्षा नहीं कर सकता। और फिर वो चौथे बुकमार्क में से लाइकॉन को चूज करता है और वे ऑफ द विंड का इस्तेमाल कर अचानक से उसके पीछे आकर वो एक तेज वार से उसे काटने की कोशिश करता है, पर नोटिफिकेशन आता है कि टारगेट पे उसके अटैक का कोई भी इफेक्ट नहीं था और जब तक ये रात खत्म नहीं होती तब तक एग्जीक्यूशनर को कोई भी हरा नहीं सकता था। इसलिए वो सोच रहा था कि अगर योजोंग यहाँ पर होता कम से कम वो काम आता क्योंकि वो ट्रांसजेंडर हो चुका था और न ही यहाँ पर जज और पर्जिंग जंग हेवन थे और न ही ली ह्यून संग और ली जीहे थी और न ही उसके प्यारे बच्चे ली गिलियंग और शिन यूसियंग। और वेल हान सुएंग का तो वो क्या ही कहें, वो होती तब भी मदद नहीं करते। ऐसा डोक्सा कह तो रहा था पर सच ये डोक्सा भी जानता होगा कि तभी डोक्सा का एक हाथ चमकने लगता है और नोटिफिकेशन आता है कि स्पोर्ट मास्टर का वो टैलेंट जो उसके हाथ से जोड़ रखा गया था वो अपने पोटेंशियल को रिवील कर रहा था, जिसके बाद ही डोक्सा एक बहुत ही तेज हमला करता है। जैसे देखकर तो लग रहा था वो एग्जीक्यूशनर डैमेज होगा बट ऑब्वियसली नहीं हुआ था। और यहाँ पर डोक्सा ने जो ताकत इस्तेमाल की थी उन्हीं फेबल फ्रैगमेंट्स की थी जो अभी उसमें लगाए जा रहे थे। और क्योंकि डोक्सा ने एक इनकम्प्लीट फेबल का इस्तेमाल किया था उसकी इनकारनेशन फॉर्म फिर से बिगड़ आई थी और उसके फेबल भी रिस्क में आ सकते थे अगर वो ऐसे ही लड़ता रहा तो, इसलिए उसे जितना चाहे उतना डोज करना था, वरना उससे वो चिल्स भी महसूस होना शुरू हो चुकी थी और उसे बस वेट करना था जब तक ये रात बीती नहीं तब तक का। और यहाँ पर वो एग्जीक्यूशनर अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था और पूरी ऑरा फार्मिंग करने की ट्राई तो कर रहा था और फिर वो एग्जीक्यूशनर ही चिल्लाता है, तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और उसकी ये बातें सुनता डोक्सा इस वक्त यहाँ पर अकेला था जो लौती चीज जिस पे वो यकीन कर सकता था वो थी वो इन्फॉर्मेशन जो उसके पास थी, वो कहानियां जो उसने बनाई थी और उसका खुद का अस्तित्व था। और अब वहाँ पर और भी कई सारे एग्जीक्यूशनरी अंदर आ जाते हैं जो कि पहले बाकी जगह पर रेड लगा रहे थे और अब डोक्सा को पूरी तरह से घेर कर वो एग्जीक्यूशनर बताता है कि ये डोक्सा की गलती थी, पर डोक्सा से साफ करता है नहीं ये मेरी गलती नहीं थे, यहाँ पर जिसने गलती की है वो तुम हो। और डोक्सा को याद था इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में रात को सह पाने के 2 तरीके थे। पहला तरीका था एग्जीक्यूशनर से भागते रहना जब तक रात खत्म नहीं हो जाते, पर यहाँ पर दूसरा एक और तरीका था। और डोक्सा से कहता है क्या तुम भूल चुके हो कि इस सिनेरियो के अंदर रेवोल्यूशनरी और एग्जीक्यूशनरी मौजूद नहीं है। और ये था वो दूसरा तरीका बच पाने का। डोक्सा के ऊपर जो डेथ मार्क लग रखा था वो अब हट चुका था और नोटिफिकेशन आता है कि किसी ने अपनी वाइटैलिटी का इस्तेमाल कर डोक्सा को गार्ड किया था। और उसके ऊपर ही हम देख पाते हैं कि 5 वाइटैलिटी में से 1 वाइटैलिटी कम हो जाती है, यानी इस वाइटैलिटी पॉइंट्स को शायद अब 4 बार ही और इस्तेमाल किया जा सकता था और ये करने वाला व्यक्ति भी अननोन था और एग्जीक्यूशनर भी रात में बस एक ही मार्क का एक बार इस्तेमाल कर सकते थे। और डोक्सा का ये दूसरा तरीका काम आया था इस रात से बचने का, जो था गार्डियन से मदद लेना। और ये गार्डियन भी एक तरह का रोल था बिल्कुल एग्जीक्यूशनर और रेवोल्यूशनरी की तरह, और वो इस सिनेरियो का पार्ट था। और यहाँ पर वापस से हम आते हैं डेमन अर्ल्स सिलोक और हान की तरफ। और हान उसे देखता कहता है कि सिलोक अभी तक यहाँ पर था, क्या इसका मतलब था कि वो भी इतना उत्सुक था जानने के लिए कि अगला डेमन किंग कौन बनेगा। जिस पे हाँ कहता सिलोक पूछता है कि क्या वो दूत इसी वजह से आए थे मुझसे डेमन किंग के प्रकट होने वाले रूमर्स को सुनकर। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था वैसे बताया जाता है कि सिजवेट्स, गिलोबर्ट मेलेटन और एंड में बरकान ये पास्ट की कई सेंचुरी से इन 4 ड्यूक्स के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बनाकर रखा गया था, पर ये सारी शांति हिलने लगी थी सिर्फ के सिर्फ एक रूमर की वजह से। और फिर हान सिलोक को बताता है कि डेमन किंग के प्रकट होने के साइन पहले ही दिख चुके थे, क्योंकि उसने सुना था कि वेदस ने हाथ मिला लिए थे मेलेटन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ। जो सिलोक भी हैरान था कि नेबुला ने खुद से चाल चली थी और कॉन्स्टेलेशन और डेमन किंग फेमस थे एक दूसरे के खिलाफ आने के लिए पूरी ही स्टार स्ट्रीम
ड्रीम के अंदर। पर वो खबर सुनकर कि ये कॉन्स्टलेशन 73rd डीमन ड्रीम के बीच में आ रहे थे, जिसका मतलब था कि डीमन किंग जल्दी प्रकट होगा। और इसीलिए ड्यूक इतने ज्यादा बिजी थे, जिस पे हान कहता है बेशक, क्योंकि वो डीमन किंग बनने के सबसे ज्यादा करीबी थे। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि एक नया मेन सिनेरियो प्रकट हो चुका था और 24 रेवोल्यूशनरी गेम चालू हो चुकी थी। और हान को इस बात से कंफ्यूज थे, सिलोक उसे बताता है कि वो यहाँ पर नया आया था तो उसे इस चीज के बारे में पता नहीं होगा, पर ये टाइम टू टाइम होता रहता है। ये इस जगह का मेन सिनेरियो रेवोल्यूशनरी गेम था और कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि एग्जीक्यूशनर जल्द ही उस गधे के सर को काट कर ले आएंगे। कि तभी वहाँ पर एक बिलोटा व्यक्ति भागता आता है और हफ्ता हुआ बताता है कि किसी ने खुद को रेवोल्यूशनरी डिक्लेयर कर दिया था। जिस पे सिलोक एकदम हैरान होता कहता है कि आखिर वो कौन हो सकता है और आखिर उस गधे का नाम क्या था। जिस पे हफ्ता हुआ वो बिलोटा बताता है उसका नाम पक्का यो जुंग्युक था। और ये यो जुंग्युक नाम सुनकर पीछे मौजूद था एकदम सरप्राइज हो जाता है। जो देख सिलोक पूछता है कि क्या वो उस व्यक्ति को जानता था, जिस पे परेशान हुआ हान कहता है कि बेशक वो उसे जानता था और मुस्कुराहट देता हुआ कहता है कि आखिर ये यो जुंग्युक व्यक्ति कहाँ पर प्रकट हुआ था। और वही यो जुंग्युक का नाम बदनाम किए हम डोक्सा को मुस्कुराते हुए देखते हैं, जो कह रहा था जैसा कि मैंने सोचा था, गार्डियन खुद से प्रकट हो जाएगा अगर मैं ऐसा करता हूँ तो। और आयले ने उसे बताया था कि सिविल काउंसिल के मेंबर्स को भी नहीं पता था कि रेवोल्यूशनरी कौन था, यानी इस बात के बारे में बाकी इनकारनेशंस को भी नहीं पता था। तो ये जो गार्डियंस थे छुपे हुए, अगर वो उन्हें जानते तक नहीं थे तो वो उनकी रक्षा कैसे करते। पर अगर रेवोल्यूशनरी खुद ही अपने आप को आकर सामने करते और फिर वो एग्जीक्यूशनर भी बताते हैं कि इस बार तो वो बच गया क्योंकि डेथ मार्क जा चुका था और अब सुबह भी हो चुकी थी। और सभी खुशी से चिल्लाने लगते हैं कि कोई भी नहीं मरा था और नया रेवोल्यूशनरी प्रकट हो चुका था। और ये बात दिन में हर जगह पर फैल जाती है कि उस रात कोई भी नहीं मरा था। और फिर दिन के वक्त यहाँ पर डोक्सा अपने उस फेक रेवोल्यूशनरी सिनेरियो को पढ़ा था, जिसकी डिफिकल्टी डबल थी और उसे दिए गए टाइम में असली रेवोल्यूशनरी को मारना था और उसकी पोजीशन को हड़पना था, वरना उसका अंत बहुत ही बुरा होगा। और उसे रफ आइडिया था कि यहाँ पर करना क्या है और अब उसे यहाँ पर रेवोल्यूशनरी को भी ढूंढना था। कि तभी उसके सामने आइलिन एकदम गुस्से में आती है और उससे पूछती है कि क्या उसे पता भी था कि उसने किया क्या था। मैंने क्या किया था? मैंने एक रेवोल्यूशन किया था। जिस पे वो चिल्लाती बताती है घंटे का रेवोल्यूशन। डोक्सा एकदम नकली था और आखिर उसने ऐसा क्यों किया और सब कुछ अंत हो गया था और ये सब कुछ एक स्कैम था। पर डोक्सा बताता है कि स्कैम वैम कुछ नहीं था, क्योंकि अगर ये हो रहा था तो वो असली था और उसने रेवोल्यूशन की डिक्लेरेशन को हल्के में नहीं किया था। पर आइलिन के मानने से वैसी स्टेटमेंट को ऐसे कह रहा था जैसे इतनी वो आसान थी। और क्या उसे लगता था कि वो रेवोल्यूशन कर पाएगा जस्ट क्योंकि उसने कह दिया। और ये एक ऐसा सिनेरियो था जिसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता था और ये वजह कि वो एक्साइल्स के सहारे चल रहे थे, क्योंकि ड्यूक ये इस करंट सिनेरियो में मारा नहीं जा सकता। और ड्यूक छोड़ो, उन एग्जीक्यूशनर्स को मारने का भी कोई तरीका नहीं था और सभी लोग मारे जाएंगे और सबसे पहला वही होगा। चिंता मत करो, मैं मारा नहीं जाऊंगा। क्या तुमने मुझे रात को मरते देखा? नहीं ना। पर आइलिन बताती है कि क्या उसे लगता था कि वो गार्डियन उसे आज रात फिर से बचाएगा, जिस पे डोक्सा हाँ कहता है। पर आइलिन बताती है कि गार्डियन को उनकी विटैलिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे उनका एक पॉइंट लॉस होता है और हर एक का इस्तेमाल करने के बाद उनकी फिर सीधी मौत ही आती है। और एक बार तो वो बच गया था, पर क्या पता उसे फिर से बचाने की किसी की हिम्मत भी होती है या नहीं। आयलन, तुम इस जगह पर तुम मुझसे ज्यादा समय से रहे हो, पर मुझे लगता नहीं कि तुम लोगों को समझ पाती हो। जैसे फिर चिड़ी वो कहती है कि क्या उसे लगता था कि ये मुमकिन था, जिस पे वो हाँ कहता है और खड़ा होता बताता है जैसा कि तुमने कहा कि मैं कोई रेवोल्यूशनरी नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चलो एक ऐसा रेवोल्यूशन खड़ा करते हैं जो बना कैसे रेवोल्यूशनरी क्या होगा। और फिर आइलन कुछ करती मानती बताती है कि उन्हें पोजीशन इकट्ठी करनी होगी, क्योंकि इस गेम को वो अकेले नहीं जीत सकते। बचने के लिए गार्डियन तो उन्हें चाहिए ही चाहिए था और एग्जीक्यूशनर का सामना करने के लिए उन्हें फाइटर चाहिए था। फाइटर इस गेम का वो टाइटल था जो लोते थे, जो एक एग्जीक्यूशनर को रात में हरा सकते थे। और एक स्पाई चाहिए था जो दिन में इन छुपे गए एग्जीक्यूशनर्स को ढूंढ सके। और डोक्सा बताता है कि वो उन्हें एक एक करके ढूंढ लेंगे और ये लोग इतना दूर भी नहीं होंगे जितना वो सोच रहे हैं। कि तभी बाहर से असलाना तब बताता है कि कोई व्यक्ति अंदर आना चाहता था, जिस पे आइलिन बताती है उन्हें वापस भेजने के लिए, क्योंकि वो बिजी थी। पर वो व्यक्ति खुद से अंदर आता है और असलान उन्हें बताता है कि ये आदमी खुद को गार्डियन बता रहा था। और डोक्सा की तरफ देखता वो साफ पूछता है कि क्या डोक्सा एक रेवोल्यूशनरी था। और आपको तो याद ही होगा कि ये वही डेवन का ओनर है। और आइलिन हैरान होती है कि वही इतने टाइम से गार्डियन था, जिस पे डोक्सा बताता है जैसा उसने कहा था कि गार्डियन पास ही होगा। और फिर आइलिन पूछती है कि वो गार्डियन अभी तक कितने टाइम से शांत क्यों बैठा था और उसे काफी चांसेस थे लोगों की जिंदगी बचाने के, जिस पे वो आदमी बताता है कि उसे अपने पॉइंट्स को बचाना था। और आइलिन को भी पता ही होगा एक गार्डियन एक व्यक्ति को दिन में सिर्फ एक बार बचा सकता है और पूरी जिंदगी में टोटल में सिर्फ 5 बार। अगर वो पहले ही कुछ और लोगों को बचा लेता तो रेवोल्यूशनरी आज मारा जाता। जिस पे आइलिन कहती है कि वो बात ऐसे कर रहा था जैसे उसे पता था कि रेवोल्यूशनरी कभी प्रकट होकर आएगा। जिस पे वो आदमी
साफ कहता है कि वो हमेशा से उस रेवोल्यूशनरी का वेट कर रहा था, क्योंकि सभी ने आइलैंड की तरह हार नहीं मानी थी, जिसपे आइलैंड भी गुस्सा हो जाती है और उन दोनों की तगड़ी बहस होने वाली थी। पर असलन बीच में आकर माहौल को ठंडा करता है और बताता है कि ये बातें छोड़ो, अब तो उन्हें खुश होना चाहिए था कि अब गार्डियन भी सामने आ चुका था। और असलान भी बताता है कि वो काफी सरप्राइज था, क्योंकि उसे लगा था कि वो भाई साहब सिर्फ कुकिंग में ही अच्छे थे। और फिर वो डोक्सा से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता बताता है कि उसका नाम था मार्क, और बदले में वो उसका नाम पूछता है तो डोक्सा इंट्रोड्यूस करवाता बताता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई मार्क, मेरा नाम है यो जंगक। और यहाँ डोक्सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा था कि दूसरी तरफ से वो डेमन अर्ल हन एकदम तूफानी मुस्कुराहट लेता हुआ यो जंगक नाम के पीछे ही आ रहा था, क्योंकि न जाने ही वो उससे क्या चाहता था। बट खैर फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड सॉरी अगर आपको मेरी आवाज थोड़ी खराब लगी हो अभी, क्योंकि गला थोड़ा खराब है, मैं अच्छे से कैरेक्टर्स को वॉइस भी नहीं दे पाया। एनीवेज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस बार के कमेंट्स का गोल रखते हैं 161 कमेंट्स का, और साथ ही साथ इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना। एक व्यक्ति 3 बार कर सकता है तो 3 बार कर देना। और मैं अब आपसे मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। सो फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सावधान जाना।